हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे पॉलिटी की एक टेस्ट सीरीज और आज हम आ जाते हैं अपने पॉलिटी के 4th नंबर टेस्ट तक। इससे पहले अपने जो भी पॉलिटी के हमने 3 टेस्ट करवाए हैं वो कर लिए होंगे और उससे भी पहले जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज डली हुई है वो भी आपने देख ली होगी, क्योंकि उसको देखे बिना आप नहीं जज कर सकते कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो करने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, या फिर जितने भी प्रीलिम्स पीवाईक्यू है उसमें भी आपको सीरीज मिल जाएगी उनकी, तो आप जाके उनको देखना ना भूलें। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना आपको नहीं पता चलेगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम न्यू वीडियो बनाएं। अदरवाइज़ अगले दिन बनाने का मन ही नहीं करता है कि हम अगले दिन भी किसी के लिए कुछ वीडियो बनाएं। ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करते रहा करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ तभी आएगी जब ये 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं हमें उसके बारे में बताना है। सिटीजनशिप के बारे में जो प्रोविजंस हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो भी हमारे सिटीजनशिप के बारे में जो प्रोविजंस हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में जो प्रोविजंस है वो कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। कहाँ से हैं? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक वो मेंशन किए गए हैं, और वो भी कौन से पार्ट में? पार्ट 2 में। क्योंकि पार्ट 1 में क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया गया है। पार्ट 2 में क्या बताया गया? सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो ये पार्ट 2 का पार्ट है। ठीक है, सिटीजनशिप किसका पार्ट है? पार्ट 2 का पार्ट है। और अगर बात करें, देखो सिटीजनशिप पे अब मतलब जो भी था, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसको सिटीजनशिप के चैप्टर को उन्होंने किस में रखा है? यूनियन लिस्ट में रखा है। किस में रखा है? यूनियन लिस्ट में रखा है। इसका मतलब केवल और केवल क्या बना सकते हैं? केवल और केवल जो पार्लियामेंट है वही लॉ बना सकती है। किस पे? केवल और केवल जो पार्लियामेंट है वही लॉ बना सकती है। किस पे? सिटीजनशिप पे। ठीक है, ओनली पार्लियामेंट ओनली कैन मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप। इसका मतलब जो स्टेट्स हैं वो इस पे लॉ नहीं बना सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सिटीजनशिप पे लॉ बनेगा वो स्टेट्स नहीं बनाएंगी। कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, ये कहाँ पे? यूनियन लिस्ट में है। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है और पार्ट 2 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जब भी मतलब, ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? जब भी पार्लियामेंट बनाई है तो ऐसा बोल दिया गया, तो इसके बाद क्या हुआ? सिटीजनशिप एक्ट आए, क्योंकि पार्लियामेंट पे छोड़ दिया था। पार्लियामेंट किसके थ्रू लेजिस्लेशन करती है? एक्ट्स के थ्रू। तो सिटीजनशिप एक्ट्स आए। सबसे पहला एक्ट आया 1955 में। उसके बाद तो बहुत बार इसमें अमेंडमेंट भी हुए, जैसे कि 1986 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 1992 में अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 2003 में अमेंडमेंट हुआ, 2005 में अमेंडमेंट हुआ और रिसेंटली भी शायद अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुए? अमेंडमेंट हुए। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट हुए। तो जब भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना, तो उस टाइम पे 4 कैटेगरी के पर्सन्स को इंडिया में सिटीजनशिप दी गई थी। कितने कैटेगरी के सिटीजन्स को? 4 कैटेगरी के सिटीजन्स को इंडिया में सिटीजनशिप दी गई थी। क्योंकि देखो आर्टिकल 5 याद रखना, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8। ठीक है, ये 4 टाइप के सिटीजन्स थे जिनको क्या दी गई थी? इंडिया में सिटीजनशिप दी गई थी जब इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। ठीक है, वो जो थे ये 4 टाइप के सिटीजन कौन कौन थे? देखो आर्टिकल 5 में उन सिटीजन्स को रखा गया जिनके पास क्या था? डोमिसाइल था, पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया। जिनके पास क्या था? पर्सन्स 1 सेकेंड, पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया। ठीक है, जिनके पास इंडिया में डोमिसाइल था। अब वो डोमिसाइल आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग किन किन पर्सन्स के पास था? या तो वो इंडिया में बोर्न हुए हैं। ठीक है, या तो वो इंडिया में बोर्न हुए हैं, या फिर उनके कोई भी पेरेंट, मतलब आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया। या तो उनके पेरेंट्स बोर्न हुए हैं, या तो वो खुद बोर्न हुए, या उनके पेरेंट्स बोर्न हुए, या फिर वो जैसे ही उन्होंने मतलब रजिस्ट्रेशन किया, मतलब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो इमिडिएटली इंडिया, मतलब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के इमिडिएट पहले वो 5 साल से इंडिया में ऑर्डिनरीली रह रहे थे। ठीक है, 5 साल तक वो इंडिया में रह रहे थे। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन आज लागू हुआ 1950 में, तो वो लगभग 5 साल
से वो इंडिया में रह ही रहे थे, तो उन सिटीजन्स को क्या दी गई, उनको सिटीजनशिप दे दी गई, उन पर्सनस को सिटीजनशिप दे दी गई जो भी पहले इंडिया में क्या थे, डोमिसाइल थे, या तो वहीं पे बोर्न थे या उनके पेरेंट्स बोर्न थे, या फिर वो 5 साल से जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ वहाँ पे क्या रह रहे थे, तो वो क्या बन गए, ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन गए। ठीक है, तो आर्टिकल 5 में दिया गया कि जो पर्सनस इंडिया में डोमिसाइल थे उनको सिटीजनशिप दे दी गई। फिर आ गए आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में किन पर्सनस को सिटीजनशिप दी गई, ऐसे पर्सनस जो इंडिया में माइग्रेट किए पाकिस्तान से। कौन से को दी गई, जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए उन पर्सन को सिटीजनशिप दे दी गई। ठीक है, उन पर्सन को सिटीजनशिप दे दी गई जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए। ठीक है, या तो वो या उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी। ठीक है, वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, या फिर कोई भी 2 कंडीशन थी। मतलब इसमें कंडीशन है आर्टिकल 6 में कि 19 जुलाई 1948 से पहले। ठीक है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आए हो, ठीक है, अगर आप 19 जुलाई 1948 से अगर आप पहले आए हो तो आपको मतलब आप इंडिया में रह रहे थे। ठीक है, मतलब अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हो तो इसका मतलब आप इंडिया में पहले रह रहे थे सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, जब भी आपने माइग्रेट किया उससे पहले, तब से आप इंडिया में ही रह रहे हो, आप वापस नहीं गए हो। ठीक है, तो तब भी आपको क्या दे दी जाएगी, सिटीजनशिप दे दी जाएगी। दूसरी चीज़, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आ रहे हो, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आ रहे हो, और तो आप मतलब अगर आप बाद में आए तो आपने इंडिया में सिटीजनशिप के लिए क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। आप क्या हो गए, इंडिया में सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है, सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर हो गए। ये कब हो सकता था, ये तभी हो सकता था जब आप 6 महीने कम से कम उस रजिस्ट्रेशन के बाद मतलब रहे हो। ठीक है, इट कुड ओनली आफ्टर 6 मंथ रेजिडेंस प्रीसीडिंग टू एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपने करवाना है, उससे 6 महीने पहले आप इंडिया में रह रहे हो, तभी आपका क्या होगा, तभी आपका आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका मतलब ये है कि 19 जुलाई 1948 से अगर आप पहले आए हो तो आप मतलब जब से आए हो तब से आप रह ही रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको सिटीजनशिप दे दी गई होगी। फिर 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आए हो तो मान लो कि आपने आज रजिस्ट्रेशन करना है, तो उससे आपको कम से कम 6 महीने पहले इंडिया में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, उसका मतलब आप रह रहे थे 6 महीने पहले, तभी आपको क्या दी गई, सिटीजनशिप के लिए आपको वो दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, आर्टिकल 6 में, मतलब पाकिस्तान से जो इंडिया में सिटीजन्स आए उनके लिए। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल 6 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 6 में बोला गया है कि अगर 19 जुलाई 1948 से आप पहले आए हो तो पहले आ गए हो और यहीं रह रहे हो तो इसका मतलब आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। अगर इसके बाद आए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले मतलब रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन 6 महीने बाद ही आपका होगा। ठीक है, अब आ गया हमारा आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में ऐसे पर्सनस को सिटीजनशिप दी गई जो पाकिस्तान से सबसे पहले तो वो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, फिर वो पाकिस्तान से इंडिया वापस आए। ठीक है, ऐसे पर्सनस के लिए। ठीक है, पहले जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आए, उनके लिए सिटीजनशिप देगी आर्टिकल 7 में। ठीक है, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न्ड। ठीक है, रिटर्न सिटीजन्स के लिए। ठीक है, जो दोबारा लौट कर वापस आए। एक तो थे जो पाकिस्तान से ही डायरेक्ट इंडिया में आए, एक है जो पहले इंडिया से पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से रिटर्न होकर फिर इंडिया आए। ठीक है, उनके लिए कहाँ पे दी गई है, आर्टिकल 7 में। इसमें क्या था कि 1 मार्च 1947, इसमें कौन सी कंडीशन थी उस टाइम पे, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पर्सन पाकिस्तान को माइग्रेट कर गया और फिर बाद में रीसेटलमेंट के लिए वो वापस आया तो वो भी इंडिया का सिटीजन बन सकता था। क्या था, वो भी इंडिया का सिटीजन बन सकता था। उसके लिए उसको क्या करना था, अगर वो उसके बाद आया तो उसको कम से कम 6 महीने रहना पड़ता, फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना था। ठीक है, तो 6 महीने की कंडीशन थी, कम से कम उसको 6 महीने रहना ही पड़ता, तब आपको सिटीजनशिप दी जाती। इसका मतलब कोई भी अगर सिटीजन इंडिया से पाकिस्तान चला गया और उसके बाद फिर उस टाइम पर रिटर्न होकर आया 1 मार्च 1947 के बाद, कम से कम 6 महीने रहने के बाद उसको भी सिटीजनशिप दे दी गई इंडिया में। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो गई। अब आ गया हमारा आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या बोला गया कि जो भी फॉरेन में जो बोर्न हुए हैं एज ए सिटीजन, जो किसी फॉरेन कंट्री में बोर्न हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवा लिया, किसके पास, किसी डिप्लोमेटिक पर्सन के पास, जो भी हमारी इंडिया की डिप्लोमेसी थी, डिप्लोमेटिक या कंसुलर जो रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया का, डिप्लोमेटिक या फिर
कंसोलर जो भी रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया का वहाँ पे उस कंट्री में, अगर उसने वहाँ पे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करवा लिया है तो उसको भी क्या माना जाएगा, तो भी उसको क्या माना जाएगा, उसको भी इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। उस टाइम पे ऐसा बोल दिया गया। तो पर्सन ऑफ इंडियन जो मतलब ओवरसीज इंडियन जो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते थे उन्होंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, तो वो भी इंडिया की सिटीजनशिप उनको भी दे दी गई। ठीक है, तो ये थे जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया से बाहर रह रहे थे उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। तो लगभग ये 4 कंडीशन थी जिन पे इंडिया को उस टाइम पे क्या देगी, सिटीजनशिप देगी जब इंडिया आज़ाद हुआ। ठीक है, तो 4 टाइप के सिटीजन को दी गई। सबसे पहले तो जो इंडिया में पहले ही रह ही रहे थे, ठीक है, पहले ही डोमिसाइल थे जो इंडिया में। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। तीसरे टाइप के जो पाकिस्तान से रिटर्न होके आए थे, पहले इंडिया से पाकिस्तान चले गए फिर रिटर्न होके इंडिया आए, उनके लिए भी अलग कंडीशन थी। और तीसरे जो इंडिया में रह नहीं रहे थे, किसी बाहर देश में रह रहे थे, उन्होंने किसी अपने डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया इंडिया की सिटीजनशिप के लिए और फिर वो रजिस्टर हो गए। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। ठीक है, तो उन्होंने वो भी इंडिया के सिटीजन बन गए। तो ये है आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में। और इसके बाद आते, देखो अब मैंने बताया 5 से लेके 11 तक के जो आर्टिकल है वो हमारी सिटीजनशिप के लिए, 8 तक तो नहीं है। तो इसका मतलब आर्टिकल 9 किसके लिए है, तो याद रखना आर्टिकल 9 उसके लिए है कि मान लो किसी सिटीजन ने किसी दूसरे देश की मतलब सिटीजनशिप ले ली, मतलब वॉलंटियरली किसी दूसरे देश की क्या ले ली, सिटीजनशिप ले ली। ठीक है, फॉरेन कंट्री के किसी ने क्या ले ली, सिटीजनशिप ले ली। अगर उसने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, अगर उसने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो वो अब इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया में तो ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रहेगी। तो ये किस में बताया गया है, ये बताया गया है आर्टिकल 9 में। ठीक है, फिर आर्टिकल आ गया 10 में कि आर्टिकल 10 में तो मेनली कंडीशंस बताई गई हैं कि मतलब जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू कैसे रहेगी, आपको राइट ऑफ जो सिटीजनशिप है वो कंटिन्यूएशन उसका कैसे रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूएशन के बारे में बता रखी है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में किसके बारे में बात करेगी, आर्टिकल 11 में बताई गई है कि पार्लियामेंट जो है वो कैसे रेगुलेट करेगी राइट टू सिटीजनशिप को बाय लॉज। ठीक है, पार्लियामेंट के लॉज के बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट को कैसे रेगुलेट करना, मतलब पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी सिटीजनशिप के लॉज को। ये बताया गया किसमें, आर्टिकल 11 में। ठीक है, आर्टिकल 11 में बताया गया कि केवल पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं सिटीजनशिप को। आर्टिकल 10 में कंटिन्यूएशन कैसे रहेगा, आर्टिकल 9 में कि अगर किसी फॉरेन कंट्री की आपने सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की सिटीजनशिप आपके पास नहीं रहेगी। और ये 4 आर्टिकल की उस टाइम पे किस किस पर बंदे को क्या दी गई थी, सिटीजनशिप दी गई थी। और बाद में तो पार्लियामेंट को दे दिया गया, किस लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में है। पार्लियामेंट केवल लोग बना सकती है, ये वो फलानी चीज़ें सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अभी देखो फर्स्ट सिटीजनशिप के बारे में बताना था। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर्स द सेंटर एंड स्टेट्स टू इनैक्ट लॉज फॉर मैटर रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना, स्टेट्स तो बना ही नहीं सकती, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इंडिविजुअल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। देखो जो पाकिस्तान से इंडिया हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को माइग्रेट कर गया इंडिया से ड्यूरिंग पार्टीशन और फिर रिटर्न बैक होके आ गया, उसने बोला कैन नॉट बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी बताया कि वो भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है, अभी मैंने बताया कि क्या है, वो भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, और वो भी बन सकता है तो किस आर्टिकल में बताया गया, ये आर्टिकल 7 में बताया गया है। ठीक है, और ये पार्लियामेंट केवल लॉ बनाएगी, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ये आर्टिकल 11 में बताया गया है। ठीक है, तो मैंने सारे आर्टिकल आपको बता दिए हैं, तो ये अभी कभी भी आए तो आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है हमारा डी। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर आपको बाहर की थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, अगर नहीं तो फिर मैं आज लेक्चर नहीं बना पाती। तो अभी चलिए देखते हैं लूपैक्स मिशन के बारे में। ठीक है, लूपैक्स मिशन के बारे में बात करनी है। लूपैक्स है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। क्या है ये, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को बोलते हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, मतलब इसका मतलब लूनर की सरफेस को, लूनर की पोलर सरफेस को क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। सबसे पहले है ये इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का क्या है, ये एक ज्वाइंट मिशन है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, इसरो और जापान का ये क्या है, ज्वाइंट मिशन है लूपैक्स। ठीक है, लूनर की पोलर सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। सेकंड है कि इट वुड सेंड ए जूरोंग रोवर एंड लैंडर टू एक्सप्लोर द नॉर्थ पोल रीजन ऑफ द मून। देखो ये बोल रहा है कि जूरोंग रोवर को और लैंडर को ये क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा नॉर्थ पोल को मून के।
तो याद रखना ये मेनली सरफेस के एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहा है, ठीक है। याद रखना ये सरफेस एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहा है। और मेन चीज़ याद रखना ये नॉर्थ पोल पे नहीं जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, साउथ पोल में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, ये साउथ पोल जा रहा है। और ये वाला तो रोवर भी नहीं जा रहा वहाँ पे, ये जो जूरोंग रोवर है ये तो किसी और प्रोजेक्ट का है। आपने एक नाम सुना होगा, तियानवेन प्रोजेक्ट, चाइना का जो है। कौन सा प्रोजेक्ट है, तियानवेन प्रोजेक्ट, तियानवेन-1, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, ये चाइना का फर्स्ट मार्स प्रोब है, ठीक है। मार्स पे जा रहा है ये तियानवेन। उसमें एक रोवर जा रहा है जिसका नाम है जुरोंग रोवर, ठीक है। तो जुरोंग रोवर चाइना का फर्स्ट रोवर है जो किसी अनदर प्लेनेट पे क्या करेगा, लैंड करेगा, ठीक है। और ये तियानवेन कब जा रहा है, मतलब कब ये लॉन्च हुआ है, ये 2020 में इसको लॉन्च कर दिया गया है। साउथ पोल पे जा रहा है ये, ठीक है। साउथ जो पार्ट है यूटोपिया प्लेंटिया का, वहाँ पे लैंड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो तियानवेन ये जो है मार्स पे जा रहा है, ये मून पे जा रहा है, ठीक है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ये जा रहा है मून पे। इंडिया और इंडिया और जापान का मिशन है। जुरोंग रोवर इस पे नहीं जा रहा है, ठीक है। और मेन चीज़ तो ये कहाँ पे जा रहा है, साउथ पोल पे जा रहा है, ठीक है। और इसमें मेनली लैंडर जो जा रहा है उस मतलब स्मार्ट लैंडर यहाँ पे लैंड कर रहा है। कौन सा, स्मार्ट लैंडर, ठीक है। याद रखना स्मार्ट लैंडर यहाँ पे लैंड कर रहा है, इस बात की भी आपको ध्यान रखनी है। और इस लैंडर को कौन प्रिपेयर कर रहा है, इंडिया प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो जो भी लूपेक्स मिशन में जो भी लैंडर जाएगा उसको कौन प्रिपेयर कर रहा है, उसको इंडिया प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। और जो भी होंगे उनको जापान प्रिपेयर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। अब आप बताओ कि मेरे को अदर मार्स के मिशन क्या पता, ये तियानवेन चाइना का है, तो और मिशन कौन कौन से, तो आपने एक नासा का सुना होगा, नासा का परसिवरेंस रोवर, वो भी मार्स पे गया हुआ है, परसिवरेंस रोवर, ठीक है। अब देख लेना। उसके बाद है यूएई का होप मार्स मिशन, होप मिशन या होप मार्स मिशन, ये कहाँ का है, यूएई है, ये भी मतलब मार्स पे गया हुआ है। उसके बाद इंडिया का ये मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, ठीक है, तो ये भी वहाँ पे गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, कौन कौन से के कौन से मिशंस गए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताना है, क्या क्या फंक्शन जो थे उन्होंने परफॉर्म किए थे, ठीक है। क्या क्या फंक्शन उन्होंने परफॉर्म किए थे। सबसे पहले है कि इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ यूएन, इन्होंने यूएन की जो मेंबरशिप, देखो याद रखना यूएन की मेंबरशिप 26 जून 1945 को ही मतलब हो गई थी। कब हो गई थी यूएन की मेंबरशिप, 26 जून 1945 को ही क्या हो गई थी, मतलब हमने ले ली थी। तो ये तो ब्रिटिश टाइम पे ही हो गया था, इस टाइम पे नहीं हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, यूएन की मेंबरशिप इन्होंने नहीं ली थी, इसका मतलब नहीं ली थी, तो डायरेक्ट हमारा आंसर केवल और केवल इन्होंने क्या किया था, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, बिल्कुल। प्राइवेट पर्सेस को अबॉलिश किसने किया, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंदिरा गांधी जी ने किया था। किसने किया था, ये इंदिरा गांधी जी ने किया था 1971 में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे कौन इलेक्ट हुए थे, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद इन्होंने कई सारे काम किए, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई सारे काम किए, जैसे कि अगर बात करूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉमनवेल्थ की जो हमारी कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो रेटिफाई की, कब, 1949 में, ठीक है। फिर अगर बात करें इन्होंने हमारे नेशनल जो फ्लैग है उसको रेटिफाई किया, ये 1947 में इन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ठीक है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को रेटिफाई किसने किया, ये किया 1950 में। किसने किया, 1950 में किया इन्होंने, 24 जन 1950 में। और फिर हमारे प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है कब बने, राजेंद्र प्रसाद 24 जन 1950 को, ठीक है, ये 1950 को बने। तो ये सारी जो ईयर्स है ना, ये याद रख लेना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई की हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इंडियाज लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा इज बीइंग इंस्टॉल्ड एट बुद्धाज इंटरनेशनल वेलफेयर टेम्पल इन बोध गया में एक रिक्लाइनिंग बुद्धा की जो तस्वीर है वो इंस्टॉल की गई है। तो हमें बताना है रिक्लाइनिंग बुद्धा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें बताना है रिक्लाइनिंग बुद्धा क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना ये जो रिक्लाइनिंग बुद्धा की जो बोध गया में जो ये बनाई गई है, ये क्या लार्जेस्ट इन इंडिया है, ठीक है, याद रखना। और तो रिक्लाइनिंग बुद्धा का मतलब क्या होता है, याद रखना, रिक्लाइनिंग बुद्धा का मतलब है बुद्धा ड्यूरिंग लास्ट इलनेस व्हेन ही इज अबाउट टू एंटर परिनिर्वाण, ठीक है, जब वो परिनिर्वाण मतलब लास्ट में जा रहे थे तभी वो उनकी है रिक्लाइनिंग बुद्धा की इमेज। तो ये देखो, ये किसकी इमेज है, ये है हमारे रिक्लाइनिंग बुद्धा की इमेज। किसकी है ये, रिक्लाइनिंग बुद्धा की हमारी इमेज है,
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये रिक्लाइनिंग बुद्धा की इमेज है। इसके बाद अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा वर्ल्ड में, वो कहाँ पे है उसकी इमेज, उसकी है म्यांमार में। कहाँ पे है? म्यांमार में, याद रखना म्यांमार में है। कहाँ पे है? लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा इन लार्जेस्ट जो रिक्लाइनिंग बुद्धा है अगर उसके वर्ल्ड की बात करें तो वो लार्जेस्ट इमेज कहाँ पे है? म्यांमार में है। ठीक है, याद रखनी है लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा की जो वर्ल्ड में जो है 600 मतलब फीट की इमेज है, विंसन ताव्या बुद्धा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्या? म्यांमार में जो इमेज है उसका नाम है विंसन ताव्या बुद्धा। ठीक है, विंसन ताव्या बुद्धा उसका नाम है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये है इमेज सबसे बड़ी बुद्धा की, कहाँ पे? रिक्लाइनिंग बुद्धा की। ठीक है, और इसकी जो रिक्लाइनिंग बुद्धा की इमेज और कहाँ पे याद रखना है, यूनेस्को की जो मतलब जो केव नंबर 26 है ना अजंता की। ठीक है, ये तो होगी इंडिया में, और कहाँ पे? केव नंबर 26 जो अजंता केव, वहाँ पे भी रिक्लाइनिंग बुद्धा की इमेज है। ठीक है, अजंता की केव नंबर 26 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद जो कुशीनगर में, ठीक है, कहाँ पे है इसकी एक रिक्लाइनिंग बुद्धा की जो वो है वो कुशीनगर में भी है, जहाँ पे एक्चुअली ही अटेन परिनिर्वाण। ठीक है, वहाँ पे 6 मीटर लॉन्ग सैंडस्टोन की बनी हुई मोनोलिथ स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्धा का। और कहाँ पे है? अभी बताया महाबोधि टेम्पल में। देखो एक महाबोधि टेम्पल पे, कहाँ पे है? एक महाबोधि, ठीक है, याद रखना महाबोधि टेम्पल में। महाबोधि टेम्पल में उनकी कौन सी इमेज है? याद रखना महाबोधि टेम्पल में सिटिंग बुद्धा है। कौन से बुद्धा है? याद रखना सिटिंग बुद्धा है। कौन से हैं? महाबोधि टेम्पल में सिटिंग बुद्धा की इमेज है, जिसको बोलते हैं किस मुद्रा में बैठे हुए? भूमि स्पर्श मुद्रा में। वहाँ पे कैसी मुद्रा में बैठे हुए हैं वो? भूमि स्पर्श मुद्रा में। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसके बाद उनकी एक सारनाथ में भी इमेज है। कहाँ पे है? उनकी एक सारनाथ में इमेज है। वो सारनाथ में जो इमेज है वो कहाँ पे है? जहाँ पे उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। ठीक है, वहाँ पे उनकी है, जहाँ पे वो मतलब प्रीचिंग को सिग्निफाई कर रहे हैं, वो है धर्म चक्र मुद्रा। सारनाथ में कौन सी है? धर्म चक्र मुद्रा। कौन सी है? धर्म चक्र मुद्रा है उनकी, कहाँ पे? सारनाथ में। उसके बाद वॉकिंग बुद्धा की मेनली कहाँ पे इमेजेस मिलती है? वॉकिंग बुद्धा, अगर आपसे कोई बात करे कि वॉकिंग बुद्धा की मेन इमेज कौन सी कंट्री में मिलती है, तो वॉकिंग बुद्धा की जो इमेज है वो मेनली कहाँ पे मिलती है? थाईलैंड में। ठीक है, याद रखना थाईलैंड में मेनली वॉकिंग बुद्धा की इमेजेस मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा पाकिस्तान में एक इमेज मिलती है जिसका मतलब काफ़ी फेमस नेम आता है। पाकिस्तान में जो इमेज मिलती है उसका नाम है भामला बुद्धा परिनिर्वाणा। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है? इसकी पाकिस्तान में इमेज मिलती है। तो ये याद रखना कुछ इमेजेस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा की इमेज, ये रिक्लाइनिंग बुद्धा की इमेज है, ये कहाँ पे मिलती है? ये म्यांमार में मिलती है, जिसका नाम है विंसन ताव्या बुद्धा। फिर है इंडिया में रिक्लाइनिंग बुद्धा की इमेज केव नंबर 26 अजंता में भी मिलती है और एक कुशीनगर में भी मिलती है। ठीक है, और जो केव नंबर 26 में भी मिलती है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। फिर महाबोधि टेम्पल में सिटिंग बुद्धा की इमेज मिलती है। सारनाथ में जो है धर्म चक्र मुद्रा में बैठे हुए मिलते हैं। फिर है वॉकिंग बुद्धा की इमेज मेनली थाईलैंड में मिलती है। और बामला बुद्धा परिनिर्वाण, ये इमेज कहाँ पे? पाकिस्तान में। ये करंट में चल रहा था इसलिए मैंने बता दिया है। और अगर आपको याद रहे तो ये किसकी इमेज है? रिक्लाइनिंग बुद्धा की है। ठीक है, ये कौन सी इमेज है? रिक्लाइनिंग बुद्धा की, वो इलनेस के टाइम पे जो इमेज है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सारी चीज़ें ना अच्छे से ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसका आंसर हो जाता है हमारा ए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इंडियाज लार्जेस्ट स्टैचू जो है वो बना हुआ है तो बुद्धा ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस व्हेन ही इज अबाउट टू एंटर परिनिर्वाण। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, हमें उसके बारे में बताना है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन मेकिंग पब्लिक डिसीजंस विदाउट इलेक्टेड ऑफिशियल। देखो एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल डायरेक्टली अपने डिसीजंस लेते हैं, उनको किसी इलेक्टेड की जरूरत नहीं होती। रिप्रेजेंटेटिव मतलब पीपल को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्टेड ऑफिशियल्स उनको क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पॉलिसी बना रहे हैं। तो इसने बोला है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सिटीजन पार्टिसिपेट करने हैं, नहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इलेक्टेड ऑफिशियल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है रेफरेंडम इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो याद रखना रेफरेंडम कहाँ पे होता है? रेफरेंडम वगैरह चीजें होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ये पार्ट नहीं है, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी। क्योंकि क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट, और करेक्ट तो ना तो 1 है ना 2 है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? डी।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है, एड होक जजेस के बारे में। किसके बारे में? एड होक जजेस और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें बताना है, ठीक है। एड होक जजेस और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट पूछ के, उनका प्रीवियस कंसेंट लेके। तो बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं एड होक जजेस को। और मेनली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हाई कोर्ट जजेस को, किसको? हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं एज एड होक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड, ठीक है। हाई कोर्ट जजेस को वो अपॉइंट कर सकते हैं एज एड होक जजेस। और जो ये हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछ के ही करते हैं, ठीक है। कैन डू सो ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और याद रखना, ऐसे जजेस को अपॉइंट करना है जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के क्वालिफाई हो, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट बनने के क्वालिफाई हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन उनकी सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से एड होक जजेस। सेकंड है, दे आर अपॉइंटेड व्हेन देयर इज लेक ऑफ कोरम। बिल्कुल, तभी तो अपॉइंट होंगे जब कोरम की कमी होगी। ऑफ परमानेंट जजेस टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर है, इट इज़ देयर ड्यूटी टू अटेंड दिस सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफ द हाउस। बिल्कुल, इनकी ये ड्यूटी है कि ये सिटिंग्स को अटेंड करें अदर ड्यूटीज ऑफ द हाउस की प्रायोरिटी में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एड होक जजेस, तो टेम्परेरी पर्पज़ के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे एक्टिंग जजेस। क्या होते हैं हमारे एक्टिंग जजेस? एक्टिंग जज क्या होते हैं? एक्टिंग जज होते हैं जो सीजीआई का मतलब एक्ट करते हैं, जो सीजीआई एक्ट करते हैं। ये कब हो सकते हैं? प्रेसिडेंट इनको तब हो सकता है जब सीजीआई का ऑफिस वैकेंट हो, या फिर वो टेम्परेरीली एब्सेंट हो, या फिर सीजीआई अपना जो ड्यूटी है उसको ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्म करने में अनेबल हो। तभी जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? किसी को भी एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट जज बना सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज एज एन एक्टिंग जज, ठीक है। एक्टिंग जज क्या होगा? जो सीजीआई का काम करेगा। ये किसी सुप्रीम कोर्ट जज को बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? प्रेसिडेंट बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है एड होक जजेस और एक्टिंग जजेस के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है? नालसा के बारे में बताना। देखो, ये सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ नालसा के बारे में। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज पैटर्न इन चीफ ऑफ नालसा। नालसा का पैटर्न इन चीफ सीजीआई होता है। बिल्कुल होता है। नालसा डिस्पर्सेस फंड टू एनजीओज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम। बिल्कुल, एनजीओज को भी ये फंड डिस्पर्स करती है ताकि वो भी लीगल एड प्रोग्राम्स को क्या कर सके? इम्प्लीमेंट कर सके। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया? सी। वैसे ही जैसे कि नालसा में सीजीआई होता है, वैसे ही स्टेट जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है वहाँ पे कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। फिर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है वहाँ पे कौन होते हैं? वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के, वो मेनली इसको चेयर करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये होते हैं वहाँ पे, ये होते हैं वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमें बताना है हाई कोर्ट के किसके बारे में? पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शन के बारे में। सबसे पहले है, हाई कोर्ट हैव द पावर टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज ऑफ लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो ये देख सकें कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है लॉज की। तो बिल्कुल हाई कोर्ट्स के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। मतलब हाई कोर्ट क्या होते हैं? स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं ये सिटीजन्स के, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट करने की पावर होती है इनमें। तो बिल्कुल सही है। सेकंड है कि हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि ये डिस्प्यूट्स को सुनना पहले इंस्टेंस में, मतलब अपील से नहीं, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में ही जा सकते हो सुनने के लिए। तो बोल रहे कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है ओवर डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की जो इलेक्शन है डायरेक्टली इनके पास जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं एमपी के, वो इसमें जा सकते हैं। एमपीज़ के किस में जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें जा सकती हैं उसमें। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए आप वहाँ जा सकते हो, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हो, रिवेन्यू मैटर्स के लिए जा सकते हो,
ठीक है। उसके बाद जो भी एडमायरलिटी और या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। और या फिर जो भी सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट के जो केसेस हैं उनके लिए जा सकते हो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, उसके लिए जा सकते हो। उसके बाद दोनों ही चीज़ें सही हैं इसके बारे में, तो आंसर क्या हो गया सी, ठीक है। हाई कोर्ट के बारे में और चीज़ें हम करवा चुके हैं। इसके बाद अगर हम एक और आती है हमारे रिट जुरिडिक्शन के बारे में, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हाई कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन के बारे में। तो याद रखना हाई कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन है, ठीक है, वो याद रखना वो क्या है, रिट जुरिडिक्शन जो है हाई कोर्ट की वो एक्सक्लूसिव नहीं है। क्या है वो? एक्सक्लूसिव नहीं है। वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो क्या है, वो एक्सक्लूसिव होता है केवल उसी के पास होना, ठीक है। वो एक्सक्लूसिव नहीं है वो, क्योंकि रिट जुरिडिक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के भी पास है, ठीक है, लेकिन उससे क्या होती है, लेकिन क्या है, कनकरेंट है। कनकरेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी पास है, और मेनली जो हाई कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो दी अदर मैटर्स को भी सुन सकते हैं रिट जुरिडिक्शन को जारी करने के लिए, रिट्स को जारी करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पे ही रिट को क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसलिए हाई कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन होती है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन से ज़्यादा होती है, तो याद रखना इसको। और जो रिट जुरिडिक्शन होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आंसर सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमें बनी ग्रासलैंड के बारे में बताना है। ये बोल रहे हैं कि ये गुजरात के ब्रोच डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये ब्रोच में नहीं, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। किसके? गुजरात के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। दूसरी बोल रखी कि मालधारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि वहाँ पे मालधारी ट्राइबल्स कम्युनिटी वहाँ पे रहती हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी, ठीक है। बनी ग्रासलैंड जैसे ही, मतलब अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि एनजीटी ने ऑर्डर किया है जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं उसके अंदर उसको क्लियर करने का, ठीक है। तो एनजीटी एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग किया है, ये भी आपको पता होगा। एनजीटी एक्ट 2010 में एनजीटी 2010 में बनी थी। इसमें लगभग 6 महीने में जो भी है सारे केसेस, एप्लीकेशन, अपील्स जो उनका डिस्पोजल हो जाता है। हाई कोर्ट, मतलब इसके जो हेडक्वार्टर्स है मेनली दिल्ली में है, और इसकी अलग, मतलब एनजीटी अदर ब्रांचेस कहाँ पे हैं। एक क्वेश्चन आया था कि कहाँ पे उसकी मतलब रीजनल ब्रांच नहीं है, तो हेडक्वार्टर तो हो गए इसके दिल्ली में, अदर ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे? एक तो भोपाल में है, एक पुणे में है, एक कोलकाता में है, और एक है हमारी चेन्नई में, ठीक है। बॉम्बे में इसका कोई नहीं है, ठीक है, रखना। बॉम्बे में इसका कोई भी मतलब रीजनल ब्रांच नहीं है, तो ध्यान रखनी है ये चीज़। उसके अलावा अगर बात करें क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, तो क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है कि नेपच्यून डिक्लेरेशन किसके लिए? नेपच्यून डिक्लेरेशन किसके लिए? तो याद रखना है नेपच्यून डिक्लेरेशन किसके लिए है? सी फेयरर्स के वेलबींग के लिए है। इसका अगर नेपच्यून डिक्लेरेशन की फुल अगर बात करें तो है ये है नेपच्यून डिक्लेरेशन फॉर सी फेयरर्स वेलबींग। नेपच्यून डिक्लेरेशन फॉर सी फेयरर्स वेलबींग एंड क्रू चेंज ठीक है, याद रखना ये इसके लिए नेपच्यून डिक्लेरेशन सी फेयरर्स के लिए है। और रिसेंटली मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि वो किसका ले, नेपच्यून डिक्लेरेशन को मतलब ध्यान में रखे। क्या प्लान बनाने के लिए? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 बनाने के लिए। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 बनाने के लिए वो किसको देखे? नेपच्यून डिक्लेरेशन के बारे में भी देखे, मतलब उसको भी अच्छे से ध्यान दे उसके बारे में भी। अब ये मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? ये मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट मैरीटाइम ऑफिस है जो रिप्रेजेंट करता है मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स को जो उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये इसका जो ऑफिस है किससे एफिलिएटेड है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन जो लंदन यूके में, उससे मेनली वो है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन से क्या है, लंदन यूके में जिसके हेडक्वार्टर्स हैं उससे एफिलिएटेड है ये, ठीक है। तो ये है मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया। इसने अर्ज किया है किससे? हमारे गवर्नमेंट से कि वो किसका कोग्निजेंस ले, नेपच्यून डिक्लेरेशन का, ताकि उन्हें वो क्या बना सके, मैरीटाइम इंडिया विजन्स जो है वो इंडिया के लिए बना सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोलता है? सुत्रा मॉडल किसके लिए? देखो सुत्रा मॉडल किसके लिए, देखो सुत्रा का मतलब होता है, सुत्रा का मतलब इन्होंने बनाया है ससेप्टिबल, ठीक है, ससेप्टिबल, अनडिटेक्टेड, ठीक है, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड, रिमूव्ड, अप्रोच,
ठीक है, ये है सूत्रा मॉडल का फुल फॉर्म SUTRA। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, आप क्या सोच सकते हो, तो किसी बीमारी के लिए हो सकता है, तो ये किसके लिए है, कोविड ग्राफ को प्रेडिक्ट करने के लिए है इंडिया में। ठीक है, मेनली 3 पैरामीटर्स को ये यूज करेगा, मेनली सूत्रा मॉडल 3 पैरामीटर्स को यूज करेगा। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, एक तो बीटा है, एक रीच है, और एक है हमारा क्या एप्सिलॉन। बीटा में क्या मापा मच जाएगा, बीटा में मेनली कॉन्टैक्ट रेट या R0 जो वैल्यू मापते हैं ना, वो मेनली इसमें मापी जाएगी। मेनली बीटा में क्या मापा जाएगा, कॉन्टैक्ट रेट। ठीक है, किस कॉन्टैक्ट रेट से वो बढ़ रहा है, कॉन्टैक्ट रेट। ठीक है, फिर है हमारे रीच मतलब एक्सपोजर लेवल ऑफ पॉपुलेशन टू द पेंडेमिक, कितना एक्सपोजर है। ठीक है, एक्सपोजर लेवल किससे मापा जाएगा, रीच से। फिर है हमारा एप्सिलॉन में मतलब रेशियो ऑफ डिटेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड केसेस। ठीक है, डिटेक्टेड और अनडिटेक्टेड केसेस जो है उसका जो रेशियो लिया जाएगा वो लिया जाएगा एप्सिलॉन में। तो ये 3 पैरामीटर्स पे मेनली इसको क्या किया जाएगा, मापा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूत्रा मॉडल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हो गया बी, 11th का आंसर भी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आर्टिकल 20 के बारे में मैं बताना, देखो आर्टिकल 20 जो है ना, आर्टिकल 20 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा लॉ है। सबसे पहले बोल रखा है ए पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आर्टिकल 20 है ना, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल 20 को। सिटीजनशिप के बारे में हमने देख लिया, तो हम देख लेते हैं किसको, आर्टिकल 20 को। देखो सबसे पहले आती है हमारी किसकी बात, आर्टिकल 20 की बात। ठीक है, आर्टिकल 20 जो है ना, सबसे पहले किसकी प्रोसीडिंग्स के पे आप कर सकते हो, केवल और केवल जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं या फिर जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल है उसकी प्रोसीडिंग्स पे ये मतलब अवेलेबल है। ठीक है, ये क्या हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है, और केवल किसकी प्रोसीडिंग्स पे ये बेस है, केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ये बेस है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह जो होती है उन पे नहीं है, केवल और केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ये बेस है। ठीक है, याद रखना, केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट इसको लाया जा सकता है। ठीक है, याद रखना, प्रेजेंट अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और ए जुडिशियल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 20 की पहली बात तो ये होगी ओनली लगा दो इसके पीछे। ठीक है, उसके बाद इंडिया का जो ये आर्टिकल 20 है, जो आर्टिकल 20 के अंडर जो प्रोटेक्शन है वो नैरो है देन अमेरिकन एंड ब्रिटिश लॉज अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ठीक है, याद रखना, इंडिया का क्या है, थोड़ा सा नैरो है एज कम्पेयर टू अमेरिका एंड ब्रिटिश। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडिया का ज़्यादा नहीं, इंडिया में कम प्रोटेक्शन है इसके अंदर। ठीक है, मेनली आर्टिकल 20 क्या मतलब प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, वेदर वो सिटीजन है या वो फॉरेनर है। ठीक है, आपको बताया सिटीजन्स के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं, 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल और केवल सिटीजन्स के लिए हैं। अदर आर्टिकल्स जो बच गए वो किसके लिए हैं, सिटीजन्स के लिए भी हैं और वो फॉरेनर्स के लिए भी हैं। इसका मतलब आर्टिकल 20 आया वो सिटीजन्स के लिए भी है और वो किसके लिए है, फॉरेनर्स के लिए भी है। सिटीजन्स के लिए भी है ये और किसके लिए, फॉरेनर्स के लिए भी है। इसमें मेनली क्या किया जाएगा, आर्बिट्ररी अरेस्ट से क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। आर्बिट्ररी जो भी हमारे आर्बिट्ररी और जो एक्सेसिव पनिशमेंट है उससे क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। पनिशमेंट से क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट से इस पर प्रोटेक्ट किया जाता है। कोई भी पर्सन हो, सिटीजन हो, फॉरेनर हो, लीगल कंपनी हो, जैसे कि लीगल पर्सन हो, जैसे कि कंपनी होगी, कॉर्पोरेशन होगी, उनको भी। ठीक है, कंपनीज वगैरह को भी, लीगल पर्सनस को भी। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें मेनली 3 ही प्रोविजंस आते हैं, ये आपने बड़े अच्छे से सुने होंगे। इसमें मेनली 3 प्रोविजंस क्या क्या आते हैं, इसमें मेनली 3 प्रोविजंस हैं। कौन कौन से इसमें 3 प्रोविजंस, एक तो है इसमें नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो। ठीक है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो का लो का मतलब है ओनली, सबसे पहले तो ये केवल और केवल क्रिमिनल लॉज के लिए है, सिविल लॉज के लिए नहीं है। जो भी है ये लो केवल और केवल ओनली फॉर क्रिमिनल लॉज। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिख लो कि ये किसी के लिए, केवल और केवल क्रिमिनल लॉज के लिए, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, सिविल और टैक्स लॉज के लिए नहीं है। इसमें क्या होता है, कोई भी मतलब सिविल लाइबिलिटी को आप टैक्स नहीं कर सकते। इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें सबसे पहले 2 चीज़ें, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में 2 चीज़ें हैं। क्या, कोई भी पर्सन को आप ये नहीं करवा सकते, क्या, सबसे पहले किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी
1 सेकेंड, कि मान लो किसी पर्सन ने आज कोई क्राइम कर दिया, मैंने लिख कि मैंने आज किसी का मर्डर कर दिया और हमारे लॉ में आज के दिन क्या है, उसके लिए मान लो कि 10 साल की सजा है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि ठीक है मैंने मर्डर कर दिया और उसके खिलाफ आज केवल 10 साल की सजा है। तो जो भी पर्सन कन्विक्टेड है ना, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कन्विक्टेड है उसको उस केवल और 10 साल की सजा हो सकती है, उससे ज़्यादा आप सजा नहीं दे सकते, क्योंकि उस टाइम पे लॉ तो वही था ना कि मतलब नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गई कि उस टाइम पे लॉ में जो भी है, और मान लो मैंने 10 रुपए की चोरी कर ली और 10 रुपए की चोरी कोई चोरी मतलब कोई लॉ ही नहीं है उसके लिए, तो मेरे को कोई सजा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाद में कोई लॉ बना दोगे और फिर मैंने आज जो 10 रुपए की चोरी की है उस पर तुम मेरे को सजा दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। केवल और केवल उस टाइम पे आप मेरे को सजा दे सकते हो जिस टाइम पे क्या है, जिस टाइम पे क्रिमिनल के लिए, ये केवल और केवल क्रिमिनल लॉज के लिए है कि केवल और केवल उस टाइम पे जो लॉज हैं उनके लिए ही आप उनको सजा दे सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, उनको उससे ज़्यादा सजा नहीं मिल सकती, पेनल्टी उनको जो है प्रिस्क्राइब्ड कर दी जो लॉ में, उससे ज़्यादा पेनल्टी नहीं दे सकते। मतलब मान लो मर्डर का जो है वो 10 साल की सजा, तो आप मेरे को 10 ही साल की सजा दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये किस में है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में। अगर मान लो कि आपने बाद में कोई लॉ बना के मेरे पे चिपका नहीं सकते कि आपने ये किया है वो किया है, लेकिन हाँ ये सिविल केसेस में या टैक्स लॉज में हो सकता है कि कोई भी टैक्स रिट्रोस्पेक्टिव लग सकता है, 5 साल 10 साल पहले तक भी लग सकता है, तो आपको सारा टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। ये केवल और केवल क्रिमिनल केसेस के लिए। क्रिमिनल केसेस में आपको या आपको जो भी उस टाइम पे लॉ लगा हुआ है, जो भी आपने क्राइम किया है, केवल उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हमारा कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर बोल रही हूँ, ये हो गया हमारा क्या, सबसे पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट हमारी नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब है मेरे को एक क्राइम के लिए 2 बार सजा आप नहीं दे सकते। मान लो मैंने एक बार मर्डर कर दिया, मैंने 10 साल की सजा काट ली, उसके बाद मेरे को इसी क्राइम के लिए, मेरे को मर्डर के लिए दोबारा आप सजा नहीं दे सकते। ठीक है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक से ज़्यादा बार आप मेरे को सजा नहीं दे सकते। ठीक है, ये केवल और केवल किसके लिए है, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के लिए है। अभी बताया मैंने, केवल किसके लिए, जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल्स है उनके लिए है। फिर एक आ जाता है हमारा तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कोई भी पर्सन किसी चीज़ के एक्यूज्ड है, मान लो मैं मर्डर के लिए एक्यूज्ड हूँ, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि अपने खिलाफ खुद ही विटनेस बनूँ। ठीक है, अपने खिलाफ खुद ही विटनेस बनो, इसके लिए कंपेल नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। केवल और केवल ये क्रिमिनल केसेस में है, और बहुत ओरल एविडेंस मैं नहीं दूंगी, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दूंगी। ठीक है, मैं सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं करूंगी, मैं अपने खिलाफ विटनेस नहीं बनूंगी। लेकिन आप ये लेकिन एक कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप मना नहीं कर सकते, जैसे कि आपको थंबप्रिंट देना है, साइन देना है, ब्लड सैंपल्स देने हैं, या फिर कुछ प्रोड्यूस करना है। मान लो आपने क्राइम किया, मैंने मर्डर किया, कोई कई चीज़ छुपा रखी हैं, तो यस आपको वो भी प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। ठीक है, बॉडी का एग्जीबिशन आपको करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, लेकिन हाँ मैं खुद के खिलाफ विटनेस जो है वो नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। कोई सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो लॉ है वो भी है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसमें आर्बिट्ररी और जो एक्सेसिव पनिशमेंट है किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को वो नहीं दी जा सकती, वेदर वो सिटीजन हो या फिर वो क्या हो, कोई भी फॉरेनर सिटीजन हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या है, ये 3 लॉ आपको पता चल गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया कंप्लीट। मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने बता दिया। आर्टिकल 29, आर्टिकल 20 एक फंडामेंटल राइट है जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए अवेलेबल है, केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट है ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जो उस टाइम पर लॉ लगा हुआ है उसी के हिसाब से आप मेरे को सजा दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप मेरे को सजा नहीं दे सकते। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब है आप मेरे को दोबारा, मतलब एक क्राइम के लिए दोबारा सजा नहीं दे सकते। मैंने एक बार 10 साल की सजा काट ली, उसके बाद आप मेरे को नहीं दे सकते सजा। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप मेरे को खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते, लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शंस है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है ये, कई बार किसी को समझ में नहीं आता है, तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। 20 बोल रही हूँ, आर्टिकल 20 हुआ कंप्लीट। तो हमें
तो हमें बताना है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी में क्या क्या बातें। देखो हाँ, देखो डबल जियोपार्डी मतलब आप मेरे को दोबारा सजा नहीं दे सकते। सबसे पहले ए पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, अभी बिल्कुल यही है, दोबारा आप मेरे को नहीं दे सकते हो। सेकंड है इट इज़ अवेलेबल इन प्रोसीडिंग बिफोर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज़, अभी बताया केवल और केवल जुडिशियल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या आ गया ए। ठीक है, अब आपको डबल जियोपार्डी पूछे, नो पोस्ट फैक्टो लॉ पूछे, या फिर आप से कोई भी पूछे वो वाला जो भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वो भी आप बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताना है। ठीक है, फर्स्ट है इट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई भी लॉ बनाने के लिए सक्षम थी, जो भी वो चाहती थी वो बना सकती थी, बिल्कुल सही है। सेकेंड है इट कन्फर्ड द लेजिस्लेटिव पावर और असेंबली, बिल्कुल लेजिस्लेटिव पावर भी उनको मिल गई थी असेंबली को, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया सी। और याद रखना, जब भी असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी, जब भी असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी तो वो उसको हेड करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी बॉडी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी बनती थी, मतलब जब भी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी बनती थी तो उसको चेयर करते थे जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बैठती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे, और जब भी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी बैठती थी तो जी.वी. मावलंकर उसको हेड करते थे। ठीक है, अब मेंबर्स के बारे में आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सिमोर्ग क्या है सर? सिमोर्ग आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो ये क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। बिल्कुल, ये सुपर कंप्यूटर है। किसका? ईरान का। ईरान का सुपर कंप्यूटर है सिमोर्ग। ठीक है, बस अब इसको इससे ज़्यादा मैं क्या करा सकती हूँ इसमें। ठीक है, सिमोर्ग क्या है? एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है ईरान का। इसके अलावा अगर बात करें सुपर कंप्यूटर होता क्या है? सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो करंटली, मतलब आज के टाइम पे जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं उससे सबसे फास्टेस्ट स्पीड उसकी हो। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट उसका होना चाहिए, उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। मेनली इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो किस में मापी जाती है? याद रखना, कोई भी सुपर कंप्यूटर है उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो किस में मापी जाती है? वो मापी जाती है पेटाफ्लॉप्स में। किस में मापी जाती है? याद रखना, पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट जो भी है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के हिसाब से उसको मापा जाता है। अब आप बात करोगे कि तो ये चलो ये तो यहाँ का हो गया, सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स वर्ल्ड में कहाँ पे? याद रखना, सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स वर्ल्ड में चाइना में है। ठीक है, कोई आप सोचोगे यूएसए में, नहीं, चाइना में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यूएसए में है। ठीक है, याद रखना, सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स वर्ल्ड में चाइना में, उसके बाद यूएसए में, और उसके बाद कहाँ पे है? जापान में। ठीक है, उसके बाद बात करें इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। ठीक है, पर इंडिया में पहले याद रखना, इंडिया में सारे सुपर परम नाम से हैं। ठीक है, लगभग। ठीक है, परम 8000। ठीक है, परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पहला सुपर कंप्यूटर जो हमने इंडिया में इंडिजिनियसली असेंबल किया, केवल असेंबल किया, वो कौन सा था? जो असेंबल किया केवल, उसका नाम था परम शिवाय। ठीक है, परम शिवाय। ये कौन सा था? इंडिया में ऐसा पहला सुपर कंप्यूटर था जो हमने इंडिजिनियसली असेंबल किया था। ठीक है, 2020 में ये 2 सुपर कंप्यूटर्स की और बात हो रही है। ठीक है, 2020 में 2 सुपर कंप्यूटर्स की और बात हो रही है, जो मैंने आपको बोला था। एक तो है परम सिद्धि, ठीक है, एक तो है परम सिद्धि, और एक है हमारा मिहिर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मिहिर। ठीक है, ये 2 के नाम सुनिए, परम सिद्धि और मिहिर। ये जो मिहिर है ये लगभग 2.8 पेटाफ्लोक्स है इसका, और ये जो परम सिद्धि है इसका अप्रोक्स 5 पेटाफ्लोक्स है। ठीक है, इस पेटाफ्लोप्स की जो है वो स्पीड है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो इनकी इतनी स्पीड है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में ये काम आते हैं, सुपर कंप्यूटर हैं। ग्लोबल रेटिंग इंडिया की कितनी है? मतलब लगभग इनकी ग्लोबल रेटिंग कितनी है? ग्लोबल रेटिंग इंडिया की सुपर कंप्यूटर्स में 62nd है। ठीक है, 62nd है। टॉप 500 में, मतलब टॉप 500 जो भी सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया में, उनका मतलब 62nd रैंक इंडिया की आती है, मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स में इंडिया में। तो इंडिया सुपर कंप्यूटर्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया कोई मिशन भी चला रहा है? यस, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी इंडिया में चल रहा है। ठीक है, ये क्या 2015 में आया था, 7 ईयर प्रोग्राम था, ताकि हम रिसर्च कैपेबिलिटी जो है कंट्री की वो बढ़ा सके सुपर कंप्यूटर ग्रिड को बनाने के लिए। और इसमें नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन को स्टार्ट किसने किया था?
नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन को स्टार्ट किसने किया था? ये किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जो भी उसने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, इंप्लीमेंट इसको कौन कर रहा है? सीडैक मिलकर इसको क्या कर रहा है? इंप्लीमेंट कर रहा है, पुणे एंड IISc बेंगलोर। ठीक है, ये 3 फेजेस में इंप्लीमेंट होगा, मतलब नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जो है 3 फेजेस में इंप्लीमेंट होगा। वो 3 फेजेस कौन कौन से हैं? पहला फेज है उसमें सुपर कंप्यूटर की असेंबली की जाएगी, दूसरे फेज में हम कुछ कंपोनेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे, और तीसरे में क्या है, जहाँ पे सुपर कंप्यूटर टोटल इंडिया डिजाइन करेगा। ये मेनली इसके पार्ट है। ठीक है, और अभी हमने रिसेंटली इंडिया ने एक सर्वर भी, इंडिजिनियसली डेवलप्ड सर्वर प्लेटफॉर्म भी बनाया, जिसका नाम क्या है? रुद्रा। ठीक है, रुद्रा एक आपने नाम सुना होगा, रुद्रा करंट अफेयर्स में आपने सुना होगा कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड सर्वर प्लेटफॉर्म भी हमने रुद्रा बनाया है, ट्रायल फेज में है। ये हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है उसको क्या करेगा? मेट करेगा। और एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, अब अगले पेज पे आ जाते हैं, बिना बात के वहाँ नहीं करते हैं ज़्यादा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट पे मैं क्या बता रही थी, वर्ल्ड के 3 सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े कौन कौन से? देखो याद रखना, वर्ल्ड के 3 सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर्स का नाम है, एक का नाम है सनवे, ताइहू लाइट। ये कहाँ का लग रहा है आपको? ये है चाइना का, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा नाम आता है तियानहे 2। ये किसका नाम है? ये भी चाइना का ही है। इनके पेटाफ्लॉप्स की बात करें, जो इसके हैं 93 पेटाफ्लॉप्स, ये जो है ये बना हुआ 33 पेटाफ्लॉप्स से। ठीक है, प्रोसेसिंग जो स्पीड है इनकी। और एक है तीसरा है टाइटन कहाँ का होगा? ये USA का है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो 17 पेटाफ्लॉप्स। तो याद रखना ये वर्ल्ड के 3 पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं। नाम याद रखना कौन कौन सी कंट्री के हैं। सनवे तियानहाउ ये चाइना का है, तियानहे 2 चाइना का है, और टाइटन जो है ये USA का है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, कहीं भी यूज़ हो सकता है। एक जापान का भी सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है फुगाकू। ठीक है, फुगाकू। ठीक है, फुगाकू ये कहाँ का है? जापान का। ठीक है, याद रखना ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद इंडिया ने भी 2022 में ही एक और, मतलब इंडिया का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम प्रवेगा। जिसका नाम क्या है? परम वेगा। ठीक है, परम प्रवेगा। इसका अप्रोक्स जो पेटाफ्लॉप्स हैं वो 3.3 पेटाफ्लॉप्स हैं। ठीक है, तो ये 2022 में इंडिया में ने बनाया है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो याद रखना ये परम प्रवेगा इंडिया का है, 2022 में IISc बेंगलोर ने इसको लॉन्च किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। परम सीरीज से इंडिया के हैं, परम और मिहिर। ठीक है, याद रखना। फुगाकू जापान का है। 3 इस सुपर कंप्यूटर जो सबसे इंपॉर्टेंट थे बता दिए, और ये बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हमें डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बताना है, और डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में हम हर चीज़ कर चुके हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। ही पोजेस ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। बिल्कुल सिविल केसेस भी आते हैं, उसके पास क्रिमिनल भी आते हैं, और इनके पास कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, कोई भी दे सकते हैं। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या आ गया? C। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 16 पे। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर दो। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। देखो रिलीजन को स्टेट से अलग करना जरूरी क्यों है? सबसे पहले है टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस। लोगों को किसी भी टाइप के रिलीजियस वायलेंस से अलग बचाने से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उससे भी बचाना है। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन प्रोवाइड करनी है, डेमोक्रेटिक फंक्शन करने कंट्री को, तो सारी चीज़ें जरूरी है, इसलिए रिलीजन को सेपरेट होना चाहिए स्टेट से। मेंस में लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये काम आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन कहाँ पे। एक्सप्लिसिटली मतलब होता है कि मतलब डायरेक्टली कहाँ पे मेंशन है, यही चीज़ कहाँ पे मेंशन है। तो आपको ने अगर प्रीएम्बल आपने नेशनल एंथम की तरह याद कर लिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन हो गया होगा, नहीं तो फिर आप दूसरे के मुंह को ही देखोगे पेपर में बैठ के, कुछ नहीं कर सकते आप। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। DPSP के बारे में बताना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताना है। सबसे पहले है फंडामेंटल राइट्स और DPSP। ठीक है, दोनों के बारे में है। बोथ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंक्शंस ऑफ स्टेट। देखो आपको पता है फंडामेंटल राइट्स तो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं स्टेट पे, लेकिन DPSP थोड़ी ना लगाते हैं, ये नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, DPSP रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, फंडामेंटल राइट लगाते हैं। सेकेंड है वाइल फंडामेंटल राइट एम्स एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको 4 बार रिपीट किया था जब ये करवाया था कि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को वो करते हैं, और DPSP जो है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा B।
ठीक है। इसके अलावा जो DPSPs हैं वो मेनली सैंक्शंस भी होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लीगल सैंक्शंस लगाते हैं, और जो DPSP हैं वो मेनली मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस लगाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये लीगल सैंक्शंस कौन लगाता है, फंडामेंटल राइट्स, और मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस कौन लगाते हैं, DPSP। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या बोलता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, बहुत सारी पावर्स पता है हमें, ठीक है, क्योंकि हम इतने पावरफुल हैं, हमें पहले सारी पावर्स के बारे में पता ही है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज ओरिजिनल एंड कंकरेंट विद द हाई कोर्ट। ठीक है, एंड कंकरेंट विद द हाई कोर्ट हमें बताना है। तो याद रखना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं वो ओरिजिनल तो हैं, मतलब डायरेक्ट उसी पे जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट उनको नहीं सुन सकता। याद रखना, हाई कोर्ट के साथ कंकरेंट नहीं है, वो क्या है, एक्सक्लूसिव पावर है ओनली ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या है, एक्सक्लूसिव पावर है वो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो हमें क्या बतानी है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है, द एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अगर आप यूपीएससी के बारे में पढ़ोगे ना, तो ये आपको पता चलेगी कि यूपीएससी के मेंबर्स के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट से जो उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन करके दे दी, तो वो चार्ज क्या होगी, प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी, उनको वो माननी ही पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, द सुप्रीम कोर्ट्स पावर विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन यूनियन लिस्ट कैन बी इनलार्ज्ड बाय प्रेसिडेंट। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिस्ट, मतलब क्या ये बोलना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को का जो जुरिडिक्शन है उसको कौन इंक्रीज कर सकता है, पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है। कौन इंक्रीज कर सकती है, पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है, ना कि प्रेसिडेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। हमें बताना क्या है, हमें बताने नोट करेक्ट गलत स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो गलत कौन सी है, फर्स्ट और थर्ड गलत है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट पूछता तो सेकंड लगा देते, वैसे थर्ड वो लगा दिया, सी आंसर। इसके अलावा अगर आप बात करो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कौन कौन से, 124 से लेके 147 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आते हैं। कौन से पार्ट में आता है सुप्रीम कोर्ट, पार्ट 5 में आता है। ठीक है, पार्ट 5 में आता है, 124 से 147 है। और इसमें एप्स कितने जजेस हैं, 34 जजेस हैं। ठीक है, 34 जजेस की स्ट्रेंथ है हमारी सुप्रीम कोर्ट की। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं। ठीक है, 2019 में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं। ओरिजिनली सबसे कितने जजेस थे, 8 जजेस थे। जब हमारा स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट बना तब 8 जजेस थे। उसके बाद काफ़ी बार अमेंडमेंट होता गया, तो कई बार बनते गए, बढ़ते गए। ठीक है, अपॉइंटमेंट इनका कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। मैंने बताया था इनके अपॉइंटमेंट में अगर सीजीआई को अपॉइंट करना है तो जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी उसको वो नेसेसरी समझे। लेकिन जब अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात आती है अपॉइंट करने की, तो सीजीआई को कंसल्ट करना तो क्या है, उनके लिए मैंडेटरी है। साथ में कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को वो अदर्स को क्या कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब जो ये सीजीआई का जो कंसल्टेशन होगा, ये अकेले का कंसल्टेशन जो है वो नहीं माना जाएगा। प्लूरलिटी ऑफ जजेस का जो कंसल्टेशन है वो माना जाएगा। कम से कम 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, कलीजियम है, उनसे उनका ओपिनियन लेना पड़ेगा। तो इनका सोल ओपिनियन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे आया था, थर्ड जजेस केस में आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मैं पहले करवा चुकी हूँ। क्वालिफिकेशन हो गई है, रिमूवल बता दिया है, टेन्योर इनका फिक्स नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं किया है। ठीक है, याद रखना। हाँ, टेन्योर की ओर बात आती है इनकी, मेन किसकी बात है, टेन्योर की बात आती है कि इनका याद रखना, इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं किया गया। मेनली 65 ईयर की एज तक ये ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी इनके एज से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो मेनली वो ऐसी ऑथोरिटी डिटरमाइन करेगी जिसको पार्लियामेंट ऑथराइज करेगी। ठीक है, जिसको पार्लियामेंट ऑथराइज करेगी। ठीक है, तो ऐसी ऑथोरिटी उसको वो करेगी डिटरमाइन। ठीक है, और प्रेसिडेंट को रिजाइन करके तो रिजाइन कर ही सकते हैं। ठीक है, और या फिर कोई भी पार्लियामेंट अगर रिकमेंड कर दे तो भी प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है। ठीक है, टेन्योर के बारे में लेकिन याद रखना, कोई इनका टेन्योर फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 प्रोविजन है, या तो 65 ईयर्स तक ये रहेंगे, या फिर इनके एज के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा उसको ऐसी ऑथोरिटी उसको डिटरमाइन करेगी जो पार्लियामेंट जिसको बोलेगी, या फिर वो प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के इनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या बोलता है कि हमें बताना है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। बिल्कुल मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं करवा चुकी हूँ। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। देखो ये जो चीज़ है ना, ये अभी मतलब वैसे तो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है,
तो ये स्टेट बिल्कुल सही है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट आउटसाइड द स्टेट से ही होते हैं। सेकंड है, देयर इज नो रोल ऑफ हाई कोर्ट जजेस और स्टेट गवर्नमेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो ये बोल रखा है कि कोई भी हाई कोर्ट जजेस का कोई रोल नहीं होता और स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। अगर आपने हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की बात देखी है तो आपको पता होगा, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट के जजेस या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। क्योंकि जब भी हम देखो, अगर जब हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करनी होती है ना, तो मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और उस स्टेट के गवर्नर से पूछा जाता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये तीन चीज़ मेन काम आती हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हो गया सी। ये सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ, अगर आप अब भी नहीं करोगे तो फिर आप कभी भी नहीं करोगे। ठीक है, और हाँ, पिछले लेक्चर्स में एक दो गलतियाँ हैं जो हो गई हैं, तो आपके जिस भी लेक्चर में आपको गलती लगी आप कमेंट सेक्शन में देख लेना। एक दो कमेंट किसी ने किया है तो मैंने वहाँ पे आंसर उसका बता दिया सही है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि उसका आंसर सही क्या है। ठीक है, तो शायद मेरे से बोलने में वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई हैं। प्रेसिडेंट में हुई है शायद एक गलती, तो कि वो स्पेशल मेजोरिटी से इम्पीचमेंट होता है उनका, और एक गलती शायद कहीं और हुई है। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताना है। इसके बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर। देखो, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कब की गई थी, 1976 में ऐड की गई थी। इंदिरा गांधी ने इनको ऐड किया था, ऐड किया था। ठीक है, और ये क्या स्टैट्यूटरी हैं। ठीक है, लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यस फंडामेंटल ड्यूटीज़ केवल एक ही बार अमेंड हुई हैं, और वो कब अमेंड हुई हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक ही बार ये अमेंड हुई हैं 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग अमेंड हुई हैं। फिर थर्ड है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए मेनली ये कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, इरिस से नहीं लिया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो थर्ड भी रॉन्ग, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी ए। ठीक है, मतलब केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया था कि जो भी 6 से 14 ईयर तक के बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एजुकेशन के लिए, वो आया था इसमें। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये केवल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये केवल और केवल सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है, नॉन जस्टिसेबल हैं, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है इनके अगेंस्ट। दो कमेटीज़ इसमें मेन बैठी थी, आपने नाम सुना होगा, एक तो आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा सवर्ण सिंह कमेटी, कुछ उसके रिकमेंडेशन मानेगी कुछ नहीं मानेगी। ठीक है, वो सबको पता होती है कौन सी है। एक बैठी थी इसमें वर्मा कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बैठी थी इसमें कौन सी, वर्मा कमेटी। ठीक है, वर्मा कमेटी बैठी थी 1999 में। ठीक है, 1999 में वर्मा कमेटी बैठी थी। इसने आइडेंटिफाई किया था एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ लीगल चीज़ें बनाई गई हैं, कुछ लीगल चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, जैसे कि बात करें कौन कौन से प्रोविजंस है, जैसे एक तो है यूएपीए। ठीक है, 1967 का जो यूएपीए का लॉ है ये मेनली प्रोवाइड करता है डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज ए अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर एक आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में जो बना था, ये मेनली जो भी पनिशमेंट होती हैं फॉर ऑफेंसेस, जो भी कास्ट या रिलीजन से रिलेटेड होती हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर्स एक्ट 1971। ठीक है, ये एक नेशनल ओनर का मेनली कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो ये उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, एक है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अगर कोई भी पर्सन अगर जो भी जिन स्पीसीज़ में कोई भी ट्रेड प्रोहिबिटेड है या इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उनका कोई ट्रेड करता है तो उसको सजा देता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर आता है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसमें फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है, जो इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन या फिर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज़ के लिए जो होती है, तो उसके लिए जो होता है वो यही होता है। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में सारी चीज़ें। तो वर्मा कमेटी आप अच्छे से देखना, इसने लीगल प्रोविजंस के बारे में बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से लीगल प्रोविजंस जो हैं स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, विच लीगल प्रोविजंस हैव बीन स्टार्टेड बाय इंडियन लॉज। ठीक है, कौन से लीगल प्रोविजंस हैं इन इंडियन लॉज दैट
ऑल्सो इम्प्लीमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में बताना है यूएन की। ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के बारे में बताना है यूएन की। अब आप एक चीज़ देखो, ये देखो ये क्या है, ये यूएन जनरल असेंबली है, और उसके देखो ये क्या क्या है। एक तो है यूएन की, एक तो होती है सिक्योरिटी काउंसिल, एक यूएन की है जनरल असेंबली, एक उसका है सेक्रेटरीट, एक उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और एक है हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और हमसे अभी जो पूछी गई है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछी गई, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। मेरे को नहीं पता कौन सी एनसीईआरटी है, मैं शायद भूल चुकी हूँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में WTO भी इसमें लिख रखा है। ठीक है, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट इसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है। ठीक है, अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को देख लेते हैं। ये देखो, अगर आपको और सिंपल में देखना है यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन कौन सी हैं, तो वो ये हैं। ठीक है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसमें कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अभी हमसे क्या की गई है, पूछी गई है। ठीक है, तो इसने पहले बोल रखा है इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन सिस्टम। तो अभी आपने देखा कि बिल्कुल ये यूएन सिस्टम का प्रिंसिपल ऑर्गन है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। तो बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है, वही इलेक्ट करती है। ठीक है, और यूएन की बता दिया ऑर्गन है, कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1945 में एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, मेनली सेंट्रल फोरम है ये। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल जो इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करने के लिए, एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इट इज़ यूएन सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट, इनोवेशन, जो भी इनोवेटिव थिंकिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उस पे भी यूएन की सेंट्रल प्लेटफॉर्म है। उसके बाद इसके कितने मेंबर्स हैं, अप्रोक्स इसके 54 मेंबर्स हैं। ठीक है, मेनली यूएन जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करती है फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म। ठीक है, 54 मेंबर्स हैं, कितने टर्म के लिए, 3 ईयर टर्म के लिए उनको इलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इंडिया रिसेंटली इसमें इलेक्ट हुआ है, मतलब इसकी भी 3 बॉडीज़ हैं जिसमें मेनली इंडिया इलेक्ट हुआ है। वो कौन कौन सी हैं, एक तो है कमीशन ऑन वुमेन, एक तो है कमीशन ऑन वुमेन, एक है कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, और एक है कमेटी ऑन प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। कमेटी ऑन प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन, इन 3 कमेटीज़ में इंडिया क्या हुआ है, अभी रिसेंटली इलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसी की 3 बॉडीज़ हैं ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 23 में क्या बोलता है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताना है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। सब कोर्ट्स पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो बाइंडिंग है, तो बिल्कुल ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी का फीचर है। सेकंड है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखो ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये किसका फीचर है, सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी डीपीएसपी में आती है वो, और वो डीपीएसपी की कौन सी स्टेटमेंट है वो, कि एग्जीक्यूटिव को हमें किससे वो मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में प्रोवाइड करता है ना। तो ये तो किस है, जुडिशरी किससे, एग्जीक्यूटिव से। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी के बारे में नहीं बता रहा है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बता रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। थर्ड है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट। बिल्कुल ये इंटीग्रेटेड ही है कि लोअर कोर्ट्स के हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केसेस सुने जा सकते हैं। तो बिल्कुल सबॉर्डिनेट कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आंसर हो गया क्या हमारा सी। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड हमारा रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया सी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या बोलता है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमें बताना है। कौन सी कमेटीज़ उन्होंने चेयर की थी। देखो ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना ज़्यादा इस पर अब डिस्कस नहीं करेंगे। स्पेशल कमेटी ऑन टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये उन्होंने हेड की थी। उसके बाद है हमारी प्रोविंशियल कमेटी किसने हेड की थी, ये हमारी पटेल जी ने हेड की थी। और उसके बाद हमारी कमेटी ऑन नेगोशिएटिंग विद स्टेट, ये बिल्कुल नेहरू ने वो की थी। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि सेकंड पटेल जी ने हेड की थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आर्टिकल 13, अभी हमने 11 तक आर्टिकल किए, अब आ गया हमारा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है कि लॉज के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, लॉज के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट ऑल लॉज जो इनकंसिस्टेंट हैं, डेरोगेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वर्ड माना जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
ठीक है। तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग कोई भी लॉज जो इनकंसिस्टेंट होंगे या फंडामेंटल राइट्स को वोलेट कर रहे होंगे उनको वर्ड माना जाएगा, बिल्कुल सही है। इस टर्म में जो लॉ है वो उसमें क्या क्या आता है, बोथ लेजिस्लेटिव और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ आते हैं क्या उसमें, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेजिस्लेटिव सोर्सेज भी आते हैं और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज भी आते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था 5 से लेकर 11 तक कौन से आर्टिकल है, सिटीजनशिप के आर्टिकल, हाँ सिटीजनशिप के आर्टिकल हैं। उसके बाद आते हैं हमारे 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि ये आते हैं हमारे आर्टिकल 13 में। इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया। ये क्या है, मतलब वर्ड माना जाएगा, मतलब जुडिशियल रिव्यू होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226, ठीक है। किसी भी लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकते हैं, इनवैलिड बता सकते हैं कि ये भी जो लॉ है वो उसके, और उसमें लॉ कौन कौन से होंगे, परमानेंट लॉ, टेम्परेरी लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, नॉन स्टैट्यूटरी लॉ, सारे लॉज इसमें आएंगे, ठीक है। याद रखना सारे लॉज इसमें जो है वो आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन हाँ सारे लॉज को आप चैलेंज कर सकते हो इनको, ठीक है, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा क्वेश्चन, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को भी आप क्या कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू के लिए भेज सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी आप क्या बना सकते हो, वर्ड मतलब माना जा सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या बोलता है, डीपीएसपीज के बारे में बताना है। उसमें लिबरल आइडियाज़ किस किस के हैं, उसमें लिबरल आइडियाज़ किस किस के हैं। अब ये देखो हमारे लिबरल प्रिंसिपल्स हमें बताने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 and 14। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो डीपीएसपी है ही नहीं, क्योंकि डीपीएसपी में जो बता रखा है वो बता रखा है कि 6 साल तक के बच्चों को, 6 साल तक के बच्चों को आपको क्या करनी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अंटिल जब तक वो 6 साल की एज कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आपको ये क्या करनी है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल 45 में लिखा गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सबसे पहले तो डीपीएसपी में ही नहीं आता है, चाहे लिबरल हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो वैसे ये लिबरल प्रिंसिपल ही है, वैसे तो ये लिबरल प्रिंसिपल ही है, लेकिन इसमें जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो रॉन्ग है, ठीक है। आर्टिकल 45 आता है हमारे लिबरल प्रिंसिपल में ही। फिर सेकंड है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, डीपीएसपी में जो है वो लिख रखा है कि किससे कौन डिफरेंट होना चाहिए, जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव डिफरेंट, मतलब सेपरेशन होना चाहिए, ना कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। वैसे ये भी लिबरल प्रिंसिपल था। ये कौन सा प्रिंसिपल था लिबरल प्रिंसिपल में, ये था हमारा आर्टिकल 50। कौन सा था ये हमारा आर्टिकल 50। फिर आ जाता है थर्ड, इंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग ये भी लिबरल प्रिंसिपल्स में आता है। और कौन कौन से लिबरल प्रिंसिपल्स में आते हैं, एक है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कौन से में आता है, आर्टिकल 44 में आता है। किस में आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है हमारा आर्टिकल 44 में। फिर आता है ये एक, ये हो गया हमारा मतलब 44 हो गया हमारा लिबरल, 45 हो गया। फिर है एक हमारा 48, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 48 है। इसका मतलब आर्टिकल 48 लिबरल है। उसके बाद आ जाता है हमारा एक आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A में क्या लिखा गया है, थोड़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है कि हमें इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करना है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। तो आर्टिकल 48A, ठीक है, वो हो गया हमारा। उसके बाद हमारा 49 जिसमें हमें मोन्यूमेंट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना है, वो भी हमारा लिबरल प्रिंसिपल्स में आता है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल जो भी हैं कौन कौन से, 44, 45, 48, एनिमल हस्बेंड्री इन्वायरमेंट वाला 48A, फिर आ जाता है हमारा 49, फिर 50, 51, ये सारे आर्टिकल्स कौन से हैं, याद रखना ये सारे आर्टिकल्स कौन से हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स में आते हैं। कौन से आते हैं, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आते हैं, ठीक है। 44, 45, 48, 49, 50, 51, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन से लिबरल प्रिंसिपल के। फिर हमारे आते हैं कुछ होते हैं, कुछ है हमारे गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधी जी ने जिनको बोला था कि ये चीज़ें जो है वो प्रमोट होनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल्स में कौन कौन से आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स में आते हैं हमारे सबसे पहले तो विलेज पंचायत हमें जो ऑर्गेनाइज करनी है, विलेज पंचायत पे, वो कौन सा था, आर्टिकल 40, ठीक है, कि हमें विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है, आर्टिकल 40 होता है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल। फिर है एक हमारा कि हमें जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको, मतलब रूरल एरियाज में उनको प्रमोट करना है, तो वो किस में, आर्टिकल 43 में है,
कौन सी विलेज में कौन सी कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, तो वो आर्टिकल 43 में है। फिर गांधी जी ने क्या बोला, फिर गांधी जी ने बोला कि 43B में ही, ठीक है, फिर 43B में ही बोला, गांधी जी का एक प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला, जो बाद में ऐड किया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें ऐड की गई, वो भी हमारा कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है। फिर हमें क्या करना है, ये जो बीच में बच गया था आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 में क्या है कि हमें वीकर सेक्शंस को, SC ST को एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उनको प्रमोट करना है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। तो ये किसमें है, आर्टिकल 46 में है कि उन SC ST को हमें किससे बचाना है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में हमें क्या बताया गया है कि हमें जो भी ड्रिंक्स हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ड्रग्स वगैरह, जो हमारी ड्रग्स जो वगैरह जो भी हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, हमें वो नहीं लेनी है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 48 जो हमें बताता है कि हमें स्लॉटर ऑफ काव्स, जो भी मिल्च एनिमल्स हैं, ड्रॉट कैटल हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको नहीं मारना है, उनके स्लॉटर को प्रिवेंट करना है। तो ये हमारे DPSP में लिखा गया है कि हमें गाय, उनके बछड़ों को, इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमें बचाना है। तो ये आर्टिकल 48 में है, ठीक है। तो काउस वगैरह को जो बचाना है वो हमारे आर्टिकल 48 में। तो ये सारे कौन से गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 45 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 जो हमने अभी बताया किसके बारे में था, आर्टिकल 45। अभी आप बताओ, आर्टिकल 45 था हमारे बच्चों के लिए, मतलब जो 6 ईयर्स तक के जो बच्चे आते हैं, मतलब जो 6 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। 48 एग्रीकल्चर के लिए, ये इन्वायरमेंट के लिए, ये ये किसके, हाँ मोनूमेंट्स के लिए, हाँ 49 मोनूमेंट्स के लिए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करने के लिए, इंटरनेशनल के लिए। 40 है हमारी विलेज पंचायत के लिए, 43 है कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, 43 है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फिर हमें बोला कि SC ST को प्रमोट करना है। फिर हमारे 47 में ड्रग्स से हमें बच के रहना है, और 48 में हमें काउस को नहीं मारना है। इसके अलावा जितने भी प्रिंसिपल्स बच गए, मतलब जो भी आर्टिकल बच गए, वो सारे क्या हैं, सोशलिस्ट हैं। इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स बच गए वो सोशलिस्ट हैं। तो केवल और केवल आपको ये आर्टिकल्स देखने हैं, ठीक है, केवल और केवल आपको यही आर्टिकल याद रखने हैं। इसमें आ गया 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। इसके अलावा देखो, आपने अगर पीछे के सारे याद कर लिए ना, गांधीयन और लिबरल, तो आपको सोशलिस्ट जो है ना, इसका मतलब वो पहले जितने बच गए वो सारे सोशलिस्ट हैं, वो सारे आपको याद हो जाएंगे। इसको 2-3 बार आप देख लेना, तो आपको है ना ये चीज़ें याद ही रहेंगी, ठीक है, ये चीज़ याद रहेंगी। और एक बार ये याद हो गई तो फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चन उससे कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कौन सा ये, सॉरी 26 था, वो 27 पे आ जाते हैं, ठीक है। 27 क्या बोलता है, स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताना है। सबसे पहले इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज़ इज सुपरवाइज्ड बाय रिस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन की। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो इलेक्शन है उसको मेनली कौन वो करता है, रिस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन। तो अभी देखो, इसमें देखिए है स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में थी, नहीं, बाद में ऐड की गई थी। कौन से, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उनको ऐड किया गया था, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दी गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तो इनको याद रखना, आर्टिकल 19 में रखा गया कि आप वो बना सकते हो, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हो। फिर इसको अभी बोला मैंने, आर्टिकल 43 गांधीयन प्रिंसिपल में रखा गया, 43B में, ठीक है, कि DPSP का हमें प्रमोशन, मतलब DPSP में भी इसको प्रमोट करना है। फिर याद रखना, इसको लास्ट हमने जो पार्ट 9B है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 243 ZH से लेके ZT तक हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में उसको उस पर रखा गया है, ठीक है। म्यूनसिपल जो बॉडीज़ हैं उनमें इसको रखा गया है। तो याद रखना, 3 जगह कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल राइट्स में, DPSPs में, और ये है मेनली पार्ट 9 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 3 जगह इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। उनको इनकॉर्पोरेट कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो सबसे पहले वो रखा है कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज सुपरवाइज्ड बाय रिस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन। तो बिल्कुल रिस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन को क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, ठीक है। फिर सेकंड बोल रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। बोल रखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर ही इसके जो मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उसको क्या करेगा, मेनली डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो ये देखो कि इसने बोल रखा है कि डायरेक्टर जो हैं, ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगा। तो ऐसा है, देखो, नंबर को तो डायरेक्टर्स जितने भी नंबर होंगे उसको स्टेट लेजिस्लेचर ही वो करेगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर पहले ही फिक्स कर दिया गया है कि 21 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते,
ठीक है। वैसे अपॉइंट करेगा स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन मैक्सिमम नंबर डिटरमाइन नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर पहले ही फिक्स किया गया है कि 21 से ज़्यादा डायरेक्टर आप नहीं लगा सकते, ठीक है। मैक्सिमम 21 ही हो सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, फर्स्ट हमारी करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया बी, ठीक है। थर्ड है सोसाइटी इज मैंडेटेड टू हैव एटलीस्ट 2 वुमेन ऑन बोर्ड ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल इसमें ये मैंडेटेड है कि 2 वुमेन तो सोसाइटी में होनी ही चाहिए, ठीक है। एक सीट SC/ST के लिए भी रिजर्व की गई है, एक सीट SC/ST के लिए, 2 सीट वुमेन के लिए इसमें रिजर्व की गई है, ठीक है। इनका टर्म कितना होगा 5 ईयर्स, कितना होगा 5 ईयर्स होगा इनका टर्म, एक सीट SC/ST के लिए, 2 सीट वुमेन के लिए और 5 ईयर इनका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। और जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है जिनका एक्सपीरियंस है बैंकिंग में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, स्पेशल किसी भी फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड हैं, उनको मतलब कम से कम 2 मेंबर्स, नॉट मोर देन 2 मेंबर्स आपको कोई एक्सपीरियंस्ड फील्ड के स्टेट लेजिस्लेचर को इसमें क्या करने हैं, अपॉइंट करने हैं, इन एडिशन टू 21 डायरेक्टर्स, ठीक है। 22 डायरेक्टर्स तो करी, 21 डायरेक्टर्स कर दिए, उसके अलावा 2 मेंबर्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स वाले भी आपको डालने हैं। साथ में कुछ होंगे फंक्शनल डायरेक्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो उसके मेंबर्स मतलब फंक्शनल डायरेक्टर्स मतलब जो मेंबर्स भी होंगे उस बोर्ड के, सच मेंबर्स शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। देखो 21 डायरेक्टर्स ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो केवल और केवल डायरेक्टर्स होंगे, वो फंक्शनल डायरेक्टर नहीं होंगे, वो मतलब मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। वो डायरेक्टर्स अलग से होंगे। तो जो फंक्शनल डायरेक्टर्स होंगे उनको एज ए, अगर आप मेंबर काउंट कर रहे हो तो उसको फंक्शनल, तो उनको मेन डायरेक्टर्स उनको काउंट नहीं किया जाएगा। इनका इलेक्शन को मेनली कौन डिटरमाइन करता है, सुपरविजन, डायरेक्शन, कंट्रोल कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, आपने देख लिया, ठीक है। और कोई भी बोर्ड मतलब कोई भी बोर्ड सस्पेंड, कोई भी अगर मान लो कोई भी बोर्ड है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता 6 महीने से ज़्यादा, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें उसको सस्पेंड किया जा सकता है 6 महीने से ज़्यादा, लेकिन वैसे उसको 6 महीने से ज़्यादा सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या चीज़ें हैं इसमें, इनका जो ऑडिट है वो कौन करेंगे, ऑडिटर्स करेंगे, ठीक है। ऑडिटर्स करेंगे। उन ऑडिटर्स कहाँ से आएंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट एक पैनल को अपॉइंट करती है, एक पैनल को अप्रूव करती है, एक स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैनल्स को अप्रूव करती है, उस पैनल में से आपको ऑडिटर्स क्या करेंगे, वहाँ से मतलब उसको ऑडिट करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 1 ईयर उनकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, और क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर ऑडिटिंग होनी चाहिए। और ऑडिट रिपोर्ट किसके सामने जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जाएगी। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट किसके सामने जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जाएगी। उसके अलावा आप बात करें कि जो एनुअल जो जनरल बॉडी मीटिंग है वो हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, किसके, अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। और हर एक मेंबर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है उसको बुक्स, इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स जो भी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो सारे मतलब वो देख सकता है, वो सारे उसको चेक कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और रिटर्न्स जो है वो भी 6 महीने, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर आपको रिटर्न्स फाइल करनी है, ठीक है। कोई भी रिटर्न्स फाइल्स आपको करने हैं। और कोई भी ऑफेंसेस अगर ऑफेंसेस कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है, मतलब ऑफेंसेस मतलब जैसे कि अगर कोई उन्होंने विलफुली कोई रिटर्न फाइल नहीं किए, या फिर कोई सम्मन या ऑर्डर फॉलो नहीं किया, या फिर कोई एम्प्लॉयर है विदाउट सफिशिएंट कोज फेल हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर को उनके पैसे देने में, या फिर विलफुली कोई हैंडओवर नहीं करता बुक्स, अकाउंट या डॉक्यूमेंट्स, कैश किसी मेंबर को, या फिर पर्सन जो करप्ट प्रैक्टिसेस करता है, तो ऐसे को पेनल्टी कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। पेनल्टी कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। और ये तो स्टेट्स में तो एप्लीकेबल स्टेट लेजिस्लेचर कर देगा, लेकिन यूटीज में इसका एप्लीकेशन प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और जो भी लॉज होंगे मतलब वो एग्जिस्टिंग जो भी लॉज होंगे वो एग्जिस्ट करते रहेंगे अनटिल उनको अमेंड नहीं किया जाता या रिपील नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमें याद रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। तो ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आंसर हो गया इनका क्या, हमारा बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या बोलता है, हमें बोलता है कि इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड एज इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, बिल्कुल इलेक्टेड हेड होता है। सेकंड है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल। देखो हमारे इंडिया की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी कहाँ पे वेस्टेड है, पीपल में ही वेस्टेड है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। थर्ड है देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, इंडिया में कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, बिल्कुल मेरिट के बेस पे सब कहीं भी पहुंच सकते हैं, बिल्कुल कोई गरीब का बच्चा या चाय बेचने वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। तो यस, तो कोई भी कहीं भी किसी भी पोस्ट तक पहुंच सकता है, ठीक है, मेरिट के बेस पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 17 + 1 क्या है, देखो
17+1 क्या है? देखो 17+ क्या है, एक चाइना लेड फॉर्मेट है, ठीक है, एक चाइना लेड फॉर्मेट है जिसमें वो एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें चाइना एक्सपेंड कर रहा है क्या, अपना कोऑपरेशन बिटवीन बीजिंग एंड सेंट्रल ईस्ट यूरोपियन मेंबर, सेंट्रल ईस्ट यूरोपियन जो मेंबर्स हैं वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर रहा है। ये जो 17+ इनिशिएटिव था वो कब स्टार्ट किया गया था, कब फाउंड किया गया था? 2012 में। कहाँ पे? बुडापेस्ट में। कहाँ पे? बुडापेस्ट में इसको स्टार्ट किया गया था। फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। मेंबर्स कितने हैं? 12 यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं और 5 बाल्कन्स नेशन है, ठीक है, 5 बाल्कन्स नेशन है। फोकस मेनली क्या है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, लेकिन जो ईस्टर्न यूरोप है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए चाइना जा रहा है यहाँ से, ठीक है। और ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही क्या लग रहा है, मतलब एक्सटेंशन लग रहा है कि वो अपने इसी प्रोजेक्ट को वहाँ एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29, 17+1 इनिशिएटिव। तो ये देखो, ये सारी कंट्रीज़ हैं चाइना की जहाँ पे वो क्या करना चाहता है, अपना वो बनाना चाहता है क्या, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहता है चाइना, ठीक है, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, मतलब जिसको उसने 17+1 नाम दिया है, ठीक है। उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उसमें, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा अल्बानिया, ठीक है, फिर हमारा हो गया क्या, बोस्निया, ठीक है, फिर हमारा हो गया कौन सा, हर्जेजोनिया, जो भी हर्जेजोनिया कहाँ पे है कंट्री, ठीक है, यहीं पे होगी कहीं पे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कंट्री हैं, बुल्गारिया, क्रोशिया, बुल्गारिया, ठीक है, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ठीक है, हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, दोनों ही है, देखो स्लोवेनिया और स्लोवाकिया दोनों ही कंट्रीज इसमें है, ठीक है। लिथुआनिया ने रिसेंटली इससे क्या किया है, क्विट किया है, रिसेंटली इसने लिथुआनिया ने यहाँ से क्या कर लिया, क्विट कर लिया है, ठीक है। फिर आती है हमारी क्या, लाटविया, एस्टोनिया, ये दोनों भी इसी में है, लिथुआनिया ने यहाँ से क्विट कर लिया है, पोलैंड भी है, तो ये सारी जो कंट्रीज हैं ये इसमें है, ठीक है। स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, रोमानिया, पोलैंड, ठीक है, रोमानिया, पोलैंड, मोंटेनीग्रो, मैसिडोनिया, ठीक है, मोंटेनीग्रो, मैसिडोनिया, देखो ये मैसिडोनिया ये कंट्री रही, ये भी इसी में है, ठीक है। और कौन सी है, लिथुआनिया ने कर लिया, हंगरी, ग्रीस, देखो अभी ये जो ग्रीस है ये भी इसके अंदर इसका पार्ट बन गया, याद रखना ये ग्रीस भी इसका पार्ट बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लग रखा है ना 16+1, यहाँ पे 17+1 हो गया है ये, ठीक है, 17+1, तो याद रखना ये ग्रीस भी इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज इसका पार्ट है, यहाँ पे ये क्या करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है, हमेशा के लिए याद रखना कौन कौन सी कंट्रीज है, पूरी सिक्वेंस में कंट्रीज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29, 17+1 इनिशिएटिव किसके लिए है, तो ये यहाँ के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हो गया 30 पे। 30 क्या बोलता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। देख लेते हैं भाई फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दे आर इंस्पायर्ड बाय बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए से क्या है, ये इंस्पायर है। सेकंड है, वाइल सम फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल सम आर नॉन जस्टिशिएबल, ऐसा थोड़ी ना सारे फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, सारे रॉन्ग। थर्ड है, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मैंने बताया था कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए हैं, कुछ स्टेट के लिए हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। और कौन से हैं वो आपको बताना होगा, आप क्वेश्चन में, मैं ये पहले ही करवा चुकी हूँ, ठीक है, ये मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, ठीक है, कि सारे जो है वो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, कुछ हैं प्राइवेट के, कुछ स्टेट के हैं, ठीक है। तो और थर्ड है हमारा, मतलब थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है बिल ऑफ राइट्स से, ये बिल्कुल इंस्पायर है, तो बिल्कुल इंस्पायर है, तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग है, ये सारे मैं करवा चुकी हूँ, कौन कौन से हैं प्राइवेट के लिए, कौन से नहीं है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से केवल स्टेट के अगेंस्ट है और कौन से स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगी कि आप कौन सा इसका सही आंसर लगाता है बच्चा, ठीक है। 30 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ब्लू नेचर अलायंस के बारे में बताना है। ब्लू नेचर अलायंस के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, देखो ब्लू नेचर अलायंस, सबसे पहले तो ब्लू नेचर अलायंस के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, मतलब और सारी स्टेटमेंट सही हैं, ये एक चीज़ गलत है। सबसे पहले ये ब्रिक्स कंट्रीज़ की क्या है, अलायंस है, ब्लू नेचर अलायंस। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है हमें, बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है, ये क्या दे रखी है, बिल्कुल सही दे रखी है, बिल्कुल ये ब्रिक्स कंट्रीज़ के अलायंस है। 5% ओशन को 5 साल में प्रोटेक्ट करना है, टारगेट है 7 ओशंस का, और मेनली क्या है, इसने बोला कि जीडीपी को इन्हेंस करना है हमें। देखो जीडीपी वीडीपी को इन्हेंस करने की बात इसमें नहीं की गई है, ठीक है, जीडीपी को इन्हेंस करने की बात नहीं की है, केवल और केवल प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है, ठीक है, केवल और केवल प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। हमें ओशंस को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, हमें ओशंस को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये बताया गया है कि मतलब टोटल वर्ल्ड में अप्रोक्स
हमारी जो अर्थ है उस पर 70% वाटर ही है। अर्थ पे अगर 70% वाटर है तो याद रखना उसमें से केवल और केवल 7% जो है ना वाटर, वो क्या है, उसको प्रोटेक्टेड एरियाज का स्टेटस दिया गया। और उसमें से भी 7% में से भी एक्चुअल में केवल और केवल 2.7 जो परसेंट जो हमारी रियलिटी में जो ओशंस है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू मैरीटाइम प्रोटेक्शन एटलस ने, मतलब मैरीटाइम प्रोटेक्शन एटलस जो निकाला जाता है, उन्होंने ये मेनली ये रिपोर्ट बताई है। ठीक है, ये मैरीटाइम एटलस, मैरीटाइम प्रोटेक्शन एटलस, ये निकालता कौन है वैसे? मैरीटाइम प्रोटेक्शन एटलस निकालती है मैरीटाइम कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैरीटाइम कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट ये कब बना था? ये 2012 में बना था। ठीक है, और इसमें मेनली क्या करना है हमें? मेनली इसमें ब्लू नेचर अलायंस में मतलब 30% ओशन को 2030 तक क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, और 5% को 5 साल में प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इसीलिए मेनली ये है, और मेनली 7 ओशंस को इसमें टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, मेनली और कौन कौन सी है? चलो ब्रिक्स है, इसमें एक है बहुत सारी, मतलब कई सारी चीज़ों की अलायंस है, जैसे कि ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके बाद मिंडेरो फाउंडेशन, उसके बाद रोब एंड मेलानी वॉल्टन फाउंडेशन। ठीक है, तो ये सारी फाउंडेशन इसके अंदर हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें 7 ओशंस कौन कौन से 7 ओशंस की बात आ रही है? सबसे पहले आती है, देखो ये देख ही लेते हैं, ये देखो ये कौन कौन से ओशंस को मेनली इसमें प्रोटेक्ट करना है। ये सारे वही ओशंस है। एक है अंटार्कटिका का साउदर्न ओशन, ठीक है, एक है अंटार्कटिका का साउदर्न ओशन, एक है ये फिजी वाला, ठीक है, एक है ट्रिस्टा डी कुन्हा, ठीक है, ये साउथ अटलांटिक ओशन में ही प्रेजेंट है, एक है कनाडा, ठीक है, एक है वेस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है, वेस्टर्न इंडियन ओशन, एक है सेचुलिस, ठीक है, एक है प्लाऊ, क्या है? एक है प्लाऊ, PALAU, ठीक है। ये 7 ओशंस को मेनली इसमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और 30% ओशन को 2030 तक क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा जो आंसर जो अकॉर्डिंग टू विजन IAS टेस्ट सीरीज दे रखा है, हमारा आंसर क्या? डी। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताना कि क्या ये सच में ये अलायंस ब्रिक्स की है? क्योंकि मैंने जो ये ऑर्गेनाइजेशन बताई हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन कोर तो हैं ये, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, 2021 में लॉन्च हुई है, लेकिन मेरे को कहीं भी ब्रिक्स का नाम यहीं पे नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग होनी चाहिए। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर नॉर्मल उसमें विजन की टेस्ट सीरीज में इसका आंसर डी दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 अभी हम विजन के हिसाब से डी लगाते हैं, लेकिन मेरे को इसका फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग लग रहा है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सच में फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है या वो सही है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, और पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा, वो सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में हमें बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस में चाहिएगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या है? रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट बोला है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसमें भी यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दे रखा है इस क्वेश्चन में भी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ पे चाहिए। देखो मेरे को जो लगता है कि अगर हम कोई भी इंडिया की टेरिटरी फॉरेन कंट्री को सीड होती है तो यस, तो तब तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें चाहिए। लेकिन अगर कोई हम नॉर्मल बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल कर रहे हैं विद अनदर कंट्री, तो अगर हमें कोई बाउंड्री देनी नहीं पड़ रही है तो उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ना सेकंड में चाहिए ना थर्ड में चाहिए। अगर हम कोई स्टेट की कोई एरिया डिमिनिश करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे को ये भी बताना कि इसका आंसर मेरे ख्याल से ए है, लेकिन आंसर में इसका कुछ और दे रखा है। तो मेरे को भी ये फिर से क्वेश्चन आप बताना कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32, कि इसका आंसर मेनली क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि भाई जो पावर है पार्लियामेंट की टू अमेंड इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, न्यू स्टेट्स बनाने की, वो है, और वो नई नई जो स्टेट्स है वो बना सकती है। आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि वो इंटरनल जो चेंजेस है, एडजस्टमेंट्स है, वो कर सकती है। तो उसके लिए तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो सिंपल मेजोरिटी से वो कर सकती है। ठीक है, तो याद रखना। तो इसका मेरे को आप बताना कि अगर थर्ड स्टेटमेंट कट हो जाती है डायरेक्ट, कि हम डिमिनिश किसी एरिया का करें, किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश पार्लियामेंट कर ही सकती है सिंपल उससे, तो थर्ड स्टेटमेंट कट हो गई, और थर्ड स्टेटमेंट कट होती है, हमारा आंसर ए आ गया। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आपको भी कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 33 पे।
अब हमें बताना है कोई भी बिल विद रेफरेंस टू ए बिल सीकिंग अमेंडमेंट्स टू फेडरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोई भी बिल जहाँ पे अमेंडमेंट हो रहा हो फेडरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रायर परमिशन टू प्रेसिडेंट। कोई भी अगर फेडरल प्रोविजंस को चेंज करना है तो वो प्रेसिडेंट के बिना परमिशन के आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी, बिल्कुल। ए प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू द बिल, बिल्कुल उसको देना पड़ेगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। किसके बारे में? हमारे बिल जो फेडरल प्रोविजंस को चेंज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्या बोल रखा है? मे फ्लावर 400 क्या है? देखो मे फ्लावर 400 क्या है, आपको क्या लग रहा है ये क्या है? तो याद रखना ये क्या है, एक अनमैन्ड और कम्प्लीटली ऑटोनोमस शिप पावर्ड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है, ठीक है, मेनली, और सोलर पैनल से पावर्ड है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और ये मेनली मैरीटाइम पोल्यूशन को स्टडी करने के लिए जा रहा है, कितनी प्लास्टिक पड़ी हुई है हमारे ओशंस में उसको चेक करने के लिए जा रहा है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स कितने होंगे उनको भी ट्रैक करेगा ये, ठीक है। वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है, कोई इसमें मैन नहीं जाएगा, ठीक है। और किसने इसको, मतलब कौन इसको बनाया है, कौन इसको वो किया है? तो वो है प्रोमेयर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस IBM, ठीक है। ये IBM जिसके हेडक्वार्टर्स USA में है, ठीक है। और याद रखना इसमें इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया है, इंडिया, USA और एक और कंट्री है शायद स्विट्जरलैंड, ठीक है। इंडिया, USA और स्विट्जरलैंड, इन 3 कंट्रीज ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे प्रोवाइड की है, ठीक है। अक्रॉस द अटलांटिक ओशन ये क्या करेगा? नेविगेट करेगा, ठीक है। कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में। अगर बोल सो ऑल दी वर्ल्ड कुछ भी लिख दें तो अटलांटिक ओशन में ये क्या करेगा? वो करेगा, वो मतलब घूमेगा, ठीक है। इट विल नेविगेट अक्रॉस द अटलांटिक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। मे फ्लावर 400 क्या कोई फ्लावर का नाम नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है जो अनमैन्ड है और कम्प्लीटली ऑटोनोमस है और ये घूमेगा समुद्र के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 35 पे। आर्टिकल 2 अभी बताया नई स्टेट्स के लिए जो मतलब जो आर्टिकल था वो था आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या है? एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, बिल्कुल। एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, बिल्कुल। अल्टर बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, ये किसके लिए था? जो भी हमें बाउंड्री चेंज करनी है, इंटरनल एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए कौन सा था? आर्टिकल 3, ठीक है, आर्टिकल 3। और ये 2 किसके लिए? आर्टिकल 2 के लिए। तो यही है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। तो आंसर आ गया ए, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड हमारे यहाँ आर्टिकल 2 में आते हैं और 3 हमारा आर्टिकल उसमें आता है 3 में। अब आ जाते हैं 36 पे, इंडियन हाइड्रोजन अलायंस के बारे में। किसके बारे में? इंडियन हाइड्रोजन अलायंस के बारे में। सबसे पहले इट मेनली फोकसेस ऑन कमर्शियलाइजिंग हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। ये मेनली किस पे फोकस कर रही है? हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने पे, बिल्कुल कर ही रही है। सेकंड है ये एरिना एंड इंडियन गवर्नमेंट मिलके इसको चला रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसको चला रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड चार्ट इंडस्ट्रीज, ये 2 मिलके इसको इन्होंने स्टार्ट किया है। ये इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है, मेनली हाइड्रोजन की कमर्शलाइजेशन पे फोकस करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, मेनली कौन चला रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप की हाइड्रोजन है वो होती हैं, वो सारे आप जाके चेक कर लेना। आ जाते हैं 37 पे। प्रोजेक्ट ये किस स्टेट में चल रहा है, ठीक है। अब आप बताओ कि जो तपोवन प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? याद रखना ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? तपोवन प्रोजेक्ट उत्तराखंड में। तो यूपी में तो है नहीं, तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और कौन सी रिवर पे है ये भी बताओ? धौली गंगा पे है। किस पे? धौली गंगा पे प्रोजेक्ट है तपोवन, ठीक है। तो सेकंड है अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये अर्जुन सहायक कहाँ पे? यूपी में है, ठीक है। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में नहीं है, ये कहाँ पे? यूपी में है, ठीक है। अगर ये यूपी में है, ये कौन से रिवर पे है? एक दसान रिवर है, DHASAN, ठीक है, दसान रिवर वहाँ पे है। थर्ड है दागमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये दागमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? MP में नहीं है, ये कहाँ पे? बिहार में है। कहाँ पे है ये? बिहार में। और कौन से रिवर के ऊपर है? ये कोसी के रिवर पे ऊपर है, प्रोजेक्ट अभी प्रपोज्ड है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, फर्स्ट भी रॉन्ग, सारे रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? डी, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं दे रखी, तो आंसर क्या आ गया? डी। कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। नासा का आर्टेमिस मिशन, बहुत बार आपने सुन लिया होगा, बहुत बार। किसके लिए है ये है एक मिशन है जो मेनली ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करेगा मून पे। और पहले इसमें जो अनमैन्ड मिशन है पहले वो भेजे जाएंगे और उसके बाद मैन जो है वो मैन्ड मिशन भेजे जाएंगे। ये सबसे पहले वुमेन और नेक्स्ट मैन को सरफेस ऑफ मून पे उतारेगा। कब? 2024 में इसका टारगेट है कि उतार देगा, ठीक है, 2 साल बाद ही। तो क्वेश्चन नंबर 38 और ये सारे मिशन मैं करवा चुकी हूँ। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 39 पे।
क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है, हमें कमेटीज़ बतानी है। स्टेट जिसने बोला था कि लैंग्वेज के बेस पे जो है वो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कौन सी कमेटी ने बोला था? तो याद रखना केवल और केवल फैजल अली ने बोला था। किसने बोला था? फैजल अली ने बोला था। धार कमीशन और जेवीपी ने नहीं बोला था। इन्होंने बोला था कि नई लैंग्वेज के बेस पे जो है स्टेट्स का बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन फैजल अली ने बोला था यस कर देना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, तो ये बताना था कि किसने रिकमेंड कि जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट है वो लैंग्वेज के बेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या बोलता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। फिर से वही फंडामेंटल राइट बना दिया गया किसमें? आर्टिकल 19 में। स्टेट शैल इंडेवर टू प्रमोट द गवर्नमेंट लेड फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, स्टेट को इंडेवर तो करना है, प्रमोट तो करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, लेकिन वो गवर्नमेंट लेड नहीं, वो क्या होनी चाहिए? ऑटोनोमस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो ऑटोनोमस होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट लेड। उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। तो आंसर क्या आ गया? ए। और कौन कौन से आर्टिकल में ऐड किया है वो भी मैंने आज आपको बता दिया है। आ जाते हैं 41 पे। रिसेंटली इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैज सपोर्टेड एन इनिशिएटिव टू रिवाइव मिलेट कल्टीवेशन इन डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। उसके बारे में मैं बताना कि मिलेट के प्रोडक्शन को क्यों इंक्रीज करना चाहती है। सबसे पहले मिलेट्स आर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, बिल्कुल ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं। अनलाइक पैडी एंड वीट दे हैव ए लॉन्गर ग्रोइंग सीजन। देखो, लॉन्गर ग्रोइंग सीजन होगा तो कौन उगाएगा इसको? शॉर्ट, इनका ग्रोइंग सीजन क्या होता है? शॉर्ट होता है, तो इसीलिए इनको उगाने की बात चल रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में। ये जो है ये क्या है? यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, याद रखना। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मेनली क्या करना चाहता है? पॉवर्टी को इरेडिकेट करना चाहता है रूरल एरियाज से। ठीक है, रूरल एरियाज से पॉवर्टी को इरेडिकेट करना चाहता है। किसको? पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए मेनली ये काम कर रहा है। इसके अलावा क्या कर रहा है ये? इसके अलावा ये है, इसको मेनली ग्रांट प्रोवाइड करने हैं, लोन प्रोवाइड करने हैं लो इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये मार्जिनलाइज सेक्टर्स के साथ काम करना चाहता है, वल्नरेबल ग्रुप के साथ काम करना चाहता है। कब बना था ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? बना था 1977 में। कब बना था? 1977 में। वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 में। वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 में। उसका रिजल्ट है ये क्या? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्री डेवलपमेंट, जो 77 में बना। और इसमें मेंबर्स कितने हैं? 177 इसके मेंबर्स है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? यस, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर। और इंडिया इसका कौन सा मेंबर है? फाउंडिंग मेंबर है। याद रखना, इंडिया कौन सा मेंबर है? इसका फाउंडिंग मेंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एक रिपोर्ट भी निकालता है जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर कभी आ जाए रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, कहीं पे भी चिपका देना मेंस में। रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, और ये एनुअली हर साल निकलती है। ठीक है, तो ये याद रखना कौन सी रिपोर्ट निकालता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्या बोलता है? हमें बताना है इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन से कब एस्टेब्लिश हुए हैं। हरियाणा कब हुआ है? हरियाणा 1966 में हुआ है। सिक्किम कब हुआ है? 1975 में हुआ है। गोवा कब हुआ है? 1987 में हुआ है। और ये नागालैंड कब हुआ है? नागालैंड 1963 में हुआ। तो अब लगा लो इसको ऑर्डर में कैसे लग गई। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। 4 2 1 3। ठीक है, तो ये लग गए हमारे। और मिलेट्स की बात करें ना, मिलेट्स देखो पिछला जो क्वेश्चन था मैं एक चीज़ भूल गई कि मिलेट्स अगर बात करें 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया था हमारा, इंडिया ने मनाया था। फिर इंडिया ने रिकमेंड किया कि यूएन को भी मनाना चाहिए। तो अब 2023 में नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा, जो यूएन ने इंडिया की जो रिक्वेस्ट है उसको कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इंडिया ने मनाया था 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा। और इस पे क्वेश्चन भी जो है हमारा आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन का मैं बता रही हूँ, तो 42 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं 43 पे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। देखो, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो निकालती है, आपको पता होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले इंडिया इज लीडिंग परफॉर्मर्स अमंग साउथ एशियन कंट्रीज। इंडिया जो है वो लीडिंग परफॉर्मेंस है साउथ एशियन कंट्रीज में। याद रखना, साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया वर्स्ट परफॉर्मर है। ठीक है, थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर है इंडिया, बहुत ही पीछे जा रहा है। 156 कंट्रीज में थे, इंडिया की रैंक आ रही है कितनी? 40। ठीक है, इतनी रैंक आ रही है इंडिया की, इतने पीछे लेवल पे इंडिया पहुंच गया है। ठीक है, और सबसे पहले ये रिपोर्ट कब पब्लिश की गई थी? 2006 में पब्लिश की गई थी। ठीक है, और 2021 में तो मैंने बता ही दिया आपको 140 आउट ऑफ 156 इंडिया की रैंक आई है। ठीक है, 2020 में इंडिया की रैंक कितनी आई थी? 2020 में इंडिया की रैंक आई थी 112 आउट ऑफ 140 आई थिंक 153 कंट्रीज।
ठीक है, 112 रैंक आई थी और अब की बार आई है 156 रैंक बोल रही हूँ मैं, 140 रैंक, सॉरी 140 रैंक आई है 156 कंट्रीज़ में से, क्या ही मैं लिख रही हूँ, ठीक है, 140 रैंक आई है 156 कंट्रीज़ में से, ठीक है। और साउथ एशिया में वर्स्ट परफॉर्मेंस है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़, और इंडिया भी उनमें से है, ठीक है। अब हम वर्ल्ड, ये देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो गया बी। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। ये देखो, ये हमारी क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। कौन सी है ये, हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है। इसके बारे में हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन अगर बात करें, फॉर्मली इसको क्या कहा जाता था, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम कहा जाता था। पहले इसको क्या बोला जाता था, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम बोला जाता था, ठीक है। इसको मेनली किसके लिए जाना जाता है, डावोस क्लस्टर मीटिंग के लिए, डावोस समिट के लिए मेनली इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, ठीक है, स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। कब फाउंड की गई थी, 1971 में फाउंड की गई थी। एक जर्मन बोर्न थे क्लॉस श्वाब, उसने इनको फाउंड किया था, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में क्या थे, वो प्रोफेसर थे। उसके बाद इनका प्राइमरी पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की स्टेट को क्या करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन भी है ये। तो ये इसका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ये चीज़ है क्या, ठीक है। इसका मिशन क्या है, देखो इसका मिशन क्या है, पॉलिटिकल, बिजनेस और अदर लीडर्स जो भी हैं सोसाइटी के, उनको शेप करना, ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्री का एजेंडा है मेनली इसके, ये वो हैं, ठीक है। फोकस एरिया ये कहाँ पे कर रही है, आप पढ़ लेना, ठीक है। लीडरशिप में क्या क्या कर रही है वो देख लेना। मेंबर पार्टनर्स जो भी हैं इसके, बहुत सारे मेंबर्स पार्टनर्स हैं इसके, ठीक है। इम्पैक्ट इसका, बिल्डिंग अवेयरनेस एंड कोऑपरेशन, शेपिंग माइंडसेट एंड एजेंसीज, ड्राइविंग कलेक्टिव एक्शंस, ठीक है। एजेंडा क्या क्या है, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, जियो स्ट्रेटजी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सारे इसके क्या एजेंडाज हैं। रिपोर्ट कौन कौन सी निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो यही है, एक तो इंट्रोडक्शन और एक रिपोर्ट, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट कौन कौन सी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अभी देखी हमने, ठीक है। इंडिया की रैंक बहुत पीछे जा रही है इसमें। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ठीक है। अब मैंने बता दी डावोस समिट के लिए जानी जाती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कोलोगनी में। बनी कब थी, 1971 में बनी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और पहले इसको यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम भी बोला जाता था, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये निकालती है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में मेनली 4 चीज़ें मापी जाती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में मेनली 4 चीज़ें, मतलब ये कैलकुलेट करती है। क्या 4 चीज़ें कैलकुलेट करती है, एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी, कितनी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वुमेन को। दूसरी चीज़ एजुकेशन अटेनमेंट उनकी कितनी है। तीसरी हेल्थ एंड सर्वाइवल उनका कितना है। और चौथा पॉलिटिकल एम्पावर वो कितनी है, ठीक है। इकोनॉमी, पॉलिटी, हेल्थ, एजुकेशन सारी चीज़ उसमें मापी जाती हैं वुमेन्स की, ठीक है। तो इंडिया की रैंक बहुत पीछे है, तो ध्यान रखनी है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन सी रिपोर्ट निकालती है, कहाँ कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन ये हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि इट डिनोट्स द प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंट ड्राइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉज एंड इज लिमिटेड बाय इट। बिल्कुल ये बताता है कि गवर्नमेंट अपनी ऑथोरिटी इनसे ड्राइव करती है। सेकंड है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कोई ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं रह सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हो चाहे ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। नॉर्मल सी बात है ये, और बस हो गया। अब याद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 हमें क्या बोलता है, सेकुलर के बारे में बताना है। वर्ड सेकुलर के बारे में बताना है। दिस सेकुलर वाज नॉट एक्सप्रेसिवली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो वर्ड सेकुलर वाज नॉट एक्सप्रेसिवली देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहले सेकुलर थोड़ी ना था, अब सेकुलर तो अभी ऐड किया गया था, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एज इम्बॉडीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन कहाँ पे, ये वेस्ट में है, इंडिया में नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सेकुलरिज्म के बारे में, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आ जाते हैं 46 पे।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताना है 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है। सबसे पहले है दी एक्ट रिपील्ड द प्रोविजन ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। याद रखना कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट था वो 2003 में ही रिमूव कर दिया गया था। कब रिपील कर दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो हुआ था उसी में रिपील कर दिया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड है दी एक्ट अलाउज इंडियन सिटीजन्स फॉर सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटीज हु केम टू इंडिया बिफोर December 2014 फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ओनली। बिल्कुल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज से जो भी नॉन मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटीज, 6 कम्युनिटीज़ के जिसमें नाम बताए गए थे, अगर वो इंडिया में आती है तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। ठीक है, अभी इस पे CAA पे तो इतना ज़्यादा वो भी हुआ था, हमारा प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 47, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में क्या बतानी है? हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताना है। कौन से लीगल प्रोविजन है? वर्मा कमेटी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी वर्मा कमेटी के बारे में कि उन्होंने लीगल प्रोविजंस के बारे में बताया कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगल प्रोविजंस हैं इंडिया में। पहले प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ओनर्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तीनों ही है। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताई थी वर्मा कमेटी और सवर्ण सिंह कमेटी की बहुत सारी रिकमेंडेशन इंडिया ने नहीं मानी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। फिर आता है UNCLOS के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के बारे में, मतलब किस कंट्री ने उसको रेटिफाई नहीं किया? सबसे बड़े कंट्री ने उसको रेटिफाई नहीं किया, जिसको आपको लग रहा होगा उसने किया होगा, तो USA, जो इतनी ज़्यादा राइट्स की बात करता है, दूसरों को सैंक्शन लगाने की बात करता है, खुद किसी मतलब ढंग की उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। तो आंसर डी। और इन सब ने क्या कर रखा है? हम इन सब ने मतलब ये सब मेंबर्स हैं UNCLOS के, लेकिन ये US इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, UN इसका मेंबर नहीं है। और ये मेनली जो UNCLOS से साइन कब किया गया था? 1982 में अडॉप्ट और साइन किया गया था। इफेक्ट में कब आया था? 1994 में। ठीक है, इफेक्ट में आया था 1994 में। लगभग 168 कंट्रीज इसके पार्ट है। यूरोपियन यूनियन ने भी इसको अडॉप्ट कर रखा है। मेनली मैरीटाइम एरियाज को मेनली 5 जोन में ये डिस्टिंग्विश करता है। सबसे पहले आता है हमारे इंटरनल वाटर्स, फिर आता हमारा टेरिटोरियल सी मतलब अप टू 12 नॉटिकल माइल, फिर आता हमारा कंटिजेंसी जोन जो आता है 24 नॉटिकल माइल्स तक, फिर आता हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो हमारा 200 नॉटिकल माइल तक होता है, फिर होता है हमारा हाई सीज जो बिल्कुल बाहर वाला एरिया होता है जो सबके लिए एक्टिव होता है। ठीक है, तो 5 जोन्स में ये मेनली जो भी एरियाज हैं उनको बांट देता है। ठीक है, और इसमें इस मतलब UNCLOS ने मेनली इंटरनेशनल सीन में मेनली 3 इंस्टीट्यूशन को और क्रिएट किया। वो 3 इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? 3 इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑन सीज। ठीक है, फॉर लॉ ऑन सीज। ठीक है, याद रखना इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन लॉ ऑफ सीज। दूसरा वो है इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी। और तीसरी बॉडी है कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑन सीज। ठीक है, तो ये 3 बॉडीज़ हैं जो इन्होंने क्रिएट की हैं, 3 इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल सीन के अंडर इसने क्रिएट किए हैं। कब साइन हुआ था, क्या था, कौन डिवाइड करता है, कौन इसका पार्ट है, नहीं है, तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 49 पे। डार्ड आर्यन ट्राइब कहाँ की है, कौन सी स्टेट की है? तो याद रखना डार्ड आर्यन ट्राइब कहाँ की है? ये लद्दाख की हैं। कहाँ की है? डार्ड आर्यन ट्राइब कहाँ की है? लद्दाख की हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 44th अमेंडमेंट के बारे में बताना है। इट एडेड ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट रिक्वायर्ड स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम फैसिलिटी। देखो, इनकम और वगैरह में इनइक्वालिटी कम करने के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो ऐड किया गया था, बिल्कुल वो ऐड किया गया था। और वो किसने ऐड किया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया गया था। और ये कौन सा था? आर्टिकल 38 था। ठीक है, आर्टिकल 38 था। तो ये आर्टिकल 38 कौन सा? सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। देखो मैंने बता दिया था सोशलिस्ट कौन कौन से हैं। सेकंड है इट प्रोवाइड फॉर गारंटीड कंपनसेशन बाय स्टेट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, ये भी 44th में प्रोवाइड किया गया था कि किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को अगर आप एक्वायर करते हो तो आपको मैंडेटरी है कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कहाँ पे प्रोवाइड किया गया था? आर्टिकल 30 में ये प्रोवाइड किया गया था। कहाँ पे? आर्टिकल 30 नहीं, आर्टिकल 30 में। ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये फंडामेंटल राइट है, ये उसमें इंक्लूड किया गया था। फिर आ जाते हैं थर्ड, इट रिवोक जुडिशियल इम्यूनिटी टू डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बिल्कुल, नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल इम्यूनिटी जो उसके थी वो हटा दी गई थी, वो 44th में हटाई थी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, 44th अमेंडमेंट में ये सारी चीज़ें की गई थी।
तो चलिए इसी नोट पे हमारे जो टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।